हेवनली बॉडी टू पोसेस। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको एक खुला आसमान जहाँ पे बहुत ढेर सारी तलवार की तरीके नुकीली पहाड़ियाँ होती हैं और उसके नीचे बहुत बड़ा मैदान होता है जहाँ पे दो लोग लड़ रहे होते हैं और वो इतना खतरनाक लड़ रहे होते हैं कि वहाँ पे बस धुआं ही धुआं दिख रहा होता है और सिर्फ उनकी दो परछाइयाँ दिख रही होती हैं। फिर हमको दिखाते हैं वहाँ पे जो फाइट कर रहे होते हैं एक लड़का एक लड़की होते हैं, जो कि लड़की उस लड़के पे अपने तलवार से स्लैश लगा रही होती है और वो लड़का उस स्लैश को बच रहा होता है डॉज करते हुए। उस स्लैश को डॉज करते हुए वो लड़का बोलता है, क्यों तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? और साथ में दिखाते हैं कि स्लैश वो पीछे पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। फिर दोस्तों हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो बोलता है, सिस्टर आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? और वो लड़की हंस रही होती है। और गाइस हमें उस लड़की का लुक दिखाया जाता है जो देखने में बहुत खूबसूरत होती है और वो अपने हाथ में तलवार लिए होती है विद बलून। और वो जो लड़का था दोस्तों वो हमारा मेन कैरेक्टर है और वो उसको देखने के बाद में हंस रही होती है। फिर दोस्तों एकदम से वो हंसने के बाद में अपनी तलवार को वहीं छोड़ देती है और दौड़ते हुए अपने मेन हीरो की तरफ जा रही होती है। फिर हमको दिखाते हैं कि अपने मेन हीरो के पास एकदम जाने के बाद में अपने मेन हीरो के पास एकदम जाके चिपक जाती है और चिपकने के बाद में कहती है, जिससे कि हीरो थोड़ा शर्माने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, अभी फाइट करी थी अब इसे क्या हो गया एकदम से। वो लड़की और ज्यादा चिपकते हुए कहती है, क्या आपको अब भी याद है 5000 साल पहले आप ह्यूमन दुनिया के एम्परर थे और मैं युवा प्रीस्ट थी? फिर कहती है, हमने एक साथ कल्टीवेशन किया, हमने दुनिया पर आने वाली आपदाओं को एक साथ पार किया और उस दुनिया के बीच में ट्रेवल भी किया। फिर और चिपकते हुए बोलती है, जिया गुजियान मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं बनना चाहती, तुम बहुत क्रूर हो, तुमने मुझे अस्वीकार क्यों कर दिया? फिर हमको दिखाते हैं कि वो लड़की इविल स्माइल देने लगती है और इविल स्माइल देते हुए कहती है, इसीलिए चलो एक साथ मरते हैं। और सच में गाइस ये बहुत क्रेजी लड़की होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो हीरो होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या एक साथ मरे? और उस लड़की की ये बात बोलने के साथ में दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम, और वहाँ पे बस धूल ही धूल हो जाती है उस धमाके के इफेक्ट से। और कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पे एक हाथ रेंगता हुआ किसी तरीके से अपना हीरो निकल के बाहर आता है। और दोस्तों जैसे कि पीछे देख सकते हैं कितना भयानक धमाका हुआ था कि नीचे की चट्टान पूरी टूट जाती है और अपने हीरो को उस धमाके के कारण बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। और उस चोट में वो आगे बढ़ते हुए कहता है, सिस्टर क्या आप मुझे यहाँ मारने आई थी? यदि आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलता है तो आपके पास इतना क्रूर दिल कैसे है? आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में? और ये बोलने के बाद में उसी हालात में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ने के साथ में खांसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मुझे ठीक होने में कुछ समय लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और हाँ दोस्तों सॉरी मैं स्टार्टिंग में इस जगह के बारे में बताना भूल गया था। इस जगह का नाम है अजूरा ड्रैगन स्टार 2025 AD। फिर हमको दिखाते हैं कुछ समय के बाद में अपना मेन हीरो वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी हमें बताया जाता है हेवनली अजूरा ड्रैगन स्टार मूल रूप से एक उजाड़ दुनिया थी। और हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो उस कल्टीवेशन में अपने दिमाग में सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर रहा होता है, अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा रहा होता है और अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाते हुए इस दुनिया के बारे में बताता है। लेकिन जिया गुइजुआन इमॉर्टल एम्परर थे, यहाँ कल्टीवेशन की गई और उनकी स्पिरिचुअल पावर निकली जिससे कि स्वदेशी और ह्यूमन लाइफ को जन्म देने वाले हेवनली अजूरा ड्रैगन का स्टार बन गया। और जैसे कि पिक्चर में दोस्तों हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे डीमंस होते हैं, बीस्ट होते हैं और घोस्ट होते हैं, कुछ अलग तरह के भी डीमंस होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि एक लेडी जो गॉड की तरह दिख रही होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है और सब लोग उसके आगे झुके हुए होते हैं, उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर हीरो बताता है वो जिया गुइजियान को फादर गॉड मानते हैं और खुद को गॉड का वंशज कहते हैं। और गाइस हमको दिखाते हैं जो उनके वंशज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। फिर अपना हीरो बताता है 300 साल बाद हेवनली अजूरा ड्रैगन स्टार के लोग इस जगह पर फैल गए, शहर जमीन से उठे, ह्यूमन लाइफ फली फूली और स्वदेशी लोगों को डीमंस कहा गया, मतलब जो इस दुनिया के बाहर से आए थे लोग। फिर गाइस सीन बदलता है और हमको हेवनली अजूरा ड्रैगन स्टार का 2525 AD दिखाया जाता है साल का। और हमको दिखाते हैं इतने सालों के बाद में वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाती हैं बहुत ढेर सारी। और तभी हमारा मेन हीरो इतने सालों के बाद कल्टीवेशन करने के बाद में इतने सालों में कल्टीवेशन करने के बाद में यहाँ पर आता है और यहाँ की इतने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और देखते हुए कहता है ये दुनिया ये तो पूरी तरह बदल चुकी है अब। और शॉक्ड होते हुए कहता है यह कैसे हो गया? दोस्तों इसे खुद नहीं मालूम है कि ये कितने सालों से कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर गाइस कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू इस दुनिया के बारे में सोचता है और देखने की कोशिश करता है और देखते हुए कहता है दुनिया में सब कुछ मेरे कारण है, मेरे प्रभाव से भरा हुआ है। इस दुनिया में जो नेचुरली इमॉर्टल पावर थी वो मेरे से निकली थी। फिर दोस्तों वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं कि अपना हीरो एक शॉप में घुस जाता है और उसको बोला
जाता है वेलकम। और फिर हमको दिखाते हैं कि वो जो शॉप की रिसेप्शनिस्ट होती है वो बहुत हंसते हुए अपने हीरो से बोलती है, सर हम हुनफू को पसंद करने के लिए आपकी फ्रीडम का सम्मान करते हैं, लेकिन। और फिर हमको दिखाते हैं अपना हीरो कुछ उनको नोटे देता है और वो उस नोट को देखने के बाद कहती है, सर क्या आप पक्का जानते हैं कि आप 10 युआन की वस्तुओं को खरीदने के लिए 500 साल पुराना नोटों का यूज कर सकते हैं, हम इन नोटों का चेंज नहीं देते हैं। और ये बोलने के साथ ही बहुत शॉक्ड होती है और अपना हीरो उसको देख रहा होता है कि अब ये बकवास क्या कर रही है, क्योंकि इसे तो मालूम ही नहीं इस दुनिया में क्या क्या बदल चुका है। और तभी हमें दिखाते हैं कि उसके बगल में एक लड़की आ जाती है और वो लड़की आती है और एक वेंडिंग मशीन के पास आ जाती है और वो ब्रेसलेट पहनी होती है और उस वेंडिंग मशीन में वो कुछ टिक करती है और जो ब्रेसलेट होता है वो ब्रिंग करता है। और तभी वो लड़की उस रिसेप्शनिस्ट से बोलती है, उसे पुराने नोटों को वापस दे दो, मैं इसे ले लूंगी। मतलब कि इसके बदले जो सामान ले रही है अब ये लड़की ले रही है। और ये बोलने के साथ ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने हीरो के पास आ जाती है और पास आने के बाद में उसको छेड़ रही होती है और उसे छेड़ते हुए बोलती है, अब तुम इतने बुरे भी मत बनो छोटे डीमन, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। और वो उसकी हरकतों को देख के शॉक्ड हो रहा होता है कि मतलब इसकी हिम्मत कैसी हुई, मतलब मेरे को ऐसे छेड़ दे रही है, इस दुनिया में नियम कानून कहाँ गए। फिर वो लड़की अपने हीरो को छेड़ने के बाद में वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए कहती है बाय बाय डीमन, और हीरो उसको देख रहा होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और अपना हीरो वहाँ से पानी और वो जो खाने का सामान था वो लेके वहाँ से निकल आता है और उसको देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि समय बदल गया है, इसीलिए मैं उस रुपए का यूज नहीं कर सकता जो मेरे पास हुआ करता था, और अब पहचान की जानकारी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये कहता हुआ वो आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि एक डीमन के पीछे एक उड़ने वाला डीमन पीछा कर रहा होता है और वो उसे देखते हुए कहता है यह एनर्जी। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जो डीमन होती है वो भाग रही होती है बहुत तेजी से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वही लड़की है जो शॉप पर अपने हीरो को छेड़ रही होती है और दिखाते हैं कि उसके पीछे वो जो उड़ने वाला डीमन होता है वो पीछा कर रहा होता है और दिखाते हैं कि वो उड़ने वाला डीमन उसके पास आने वाला होता है, लेकिन तभी वो और जोर से भागने की कोशिश करने लगती है और वो डीमन चिल्ला के कहता है, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती बदबूदार लोमड़ी, उस सिरम को छोड़ दो, उसे मुझे दे दो। उस उड़ने वाले डीमन की बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन चिल्ला के बोलती है, आप सच में एक जानवर हैं और आप क्या केमिकल सिरम को लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि आप इसे पहले ही यूज कर चुके हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे उन लोगों को इस तरह से उठते हुए भागते हुए देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, ये एनर्जी वह ठीक नहीं है, वो एनर्जी नेचुरली बनाई नहीं गई है, इसमें बहुत छेड़खानी करी गई है। फिर हमको दिखाते हैं कि वो जो उड़ने वाला डीमन होता है अपना एक स्किल यूज करता है और अपने हाथ में पावर इकट्ठा करता है और इस फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एक बार जब आप मर जाते हैं तो इस सीक्रेट का पता नहीं चलेगा। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जो उसने अटैक किया होता है उसके पावर का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो जो फॉक्स डीमन होती है उड़ते हुए एक खंबे में जाकर लड़ती है, बूम। और लड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो जख्मी हो जाती है वहीं पे। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही होती है और वो जो फ्लाइंग वाला डीमन होता है वो उसके पास आ रहा होता है। और तभी अपना हीरो उनको देखने के साथ सोचता है, कल्टीवेशन करने के हिसाब से देखा जाए तो इस लड़की का कल्टीवेशन माना जाता है, जो कि अभी अभी क्वींजिंग स्टेज में पहुंची है और इमॉर्टल लोगों के बीच में बहुत पावरफुल मानी जानी चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है दोस्तों और हमें दिखाते हैं कि अपनी फॉक्स डीमन ने एक गन बाहर निकाल ली होती है और उस फ्लाइंग वाले डीमन के ऊपर एम करती है और वो फ्लाइंग वाला डीमन कहता है, तुम। और तभी अपना जो हीरो होता है वो उनके बारे में सोचते हुए फिर बताता है, लेकिन जो दूसरा वाला फ्लाइंग वाला डीमन है उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए केमिकल पावर का यूज किया है और अपने लाइफ स्पैम को कम करने की कीमत पर उसने अपनी पावर को क्वींजिंग स्टेज के मिडिल टर्म तक बढ़ा दिया है। और फिर गाइस हमें दिखाते हैं जो अपनी फॉक्स डीमन होती है उसके ऊपर एम करे होती है उस पर अटैक करने के लिए और एम करते हुए बोलती है, अब समय है बदला लेने का बेवकूफ। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और गाइस ऐसे अपना प्यार अपना बनाए रखिए और जो लोग न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, या सब्सक्राइब ना भी करिएगा लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको उस फॉक्स डीमन ने वहाँ पे फायर कर दिया होता है और जिसकी रेस बहुत ज्यादा तेजी से आगे की ओर बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं बैड डीमन ये भी देखता है कि फॉक्स डीमन ने उसके ऊपर फायर किया है, तभी वो एकदम से थोड़ा सा डॉज कर लेता है और उस फायर के अटैक से बच जाता है। और गाइस जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पे कितना ज्यादा मतलब एनर्जी बढ़ा होता है फायर के कारण से। फॉक्स डीमन ये देखने के बाद में कि उसका किया हुआ अटैक को उस बैड डीमन ने डॉज कर दिया है वो शॉक्ड हो जाती है और तभी हमें दिखाते हैं
कि वो बैट डीमन उसके अटैक को डॉज करने के साथ में ही आगे की ओर अपना पंजा करता हुआ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। और फिर हमको दिखाते हैं वो बैट डीमन फॉक्स डीमन का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही इविल स्माइल दे रहा होता है। और वो फॉक्स डीमन एकदम से घबरा जाती है कि इतनी स्पीड से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और उसका हाथ पकड़ते हुए बैट डीमन बोलता है, अरे ओ बसंती, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो, तुम नहीं भाग सकती हो। और तभी वो फॉक्स डीमन बोलती है, नहीं मुझे जाने दो, मुझे अपने वीरू के लिए जाना है। और दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं कि अपना वीरू आ जाता है और तभी वो अपना एक स्किल यूज करता है, मतलब अपना हीरो आ जाता है दोस्तों, मजाक कर रहा था। और वो अपना स्किल यूज करता है और तभी उसकी स्किल से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकलती है। और तभी वो कहता है, भगवान के लिए तुम उसे छोड़ दो। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं अपने हीरो की एंट्री जो बहुत ही धांसू होती है। वो जैसे ही आता है वैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देता है और रिलीज करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो लिटिल फॉक्स। और ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। और गाइस हमें दिखाते हैं कि वो जो बैट डीमन होता है उसके पावर के इम्पैक्ट से जो उसने अटैक किया होता है एकदम से उड़ के पीछे जाता है, चिल्लाता है और पीछे की ओर गिर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो फॉक्स डीमन धीरे से अपने आप को संभाल रही होती है क्योंकि उसको चोट लगी हुई होती है। और संभालते हुए बोलती है, कौन है? और फिर हीरो बोलता है, मिस क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? और वो जैसे ही बोलता है वो फॉक्स डीमन उस लड़के को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है। और शॉक्ड होते हुए मन में सोचती है, ये तो वही है वो जिससे मैं स्टोर में मिली थी और जिसको मैंने खाने का सामान दिलाया था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो फॉक्स उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर, इस सीनियर सिस्टर ने बहुत ज्यादा दारू पी ली है, क्या आप इस बड़ी बहन से दिल खोल कर बात करने के लिए होटल जाना चाहेंगे? और दोस्तों मैं बता दूं, ये जितने भी मांगा होते हैं इसमें बहन भाई का कोई रिश्ता कोई रोल नहीं होता है, बस जो ब्लड रिलेशन होता है वही बहन भाई है। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट में सिस्टर ब्रदर बोलते हैं। फिर वो लड़की ये बात बोलने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर वो अपने मन में एक शातिर प्लान बनाते हुए सोचती है, जब हम होटल पहुंचेंगे और मैं इस धोखेबाज को बाहर निकाल दूंगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हीरो उसकी ये बात सुनने के बाद में थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो जाता है और बिल्कुल बेकार से एक्सप्रेशन देते हुए मन में सोचता है, क्या छोटा भाई बहुत पी ली है? क्या आपको लगता है कि मैं एक मूर्ख हूँ, बेवकूफ हूँ? मतलब दोस्तों 500 साल से कल्टीवेशन कर रहा था, दिमाग में तेज तो हो गई होगा। और 5000 साल की इसकी उम्र है, 5500 साल। और फिर वो सोचता है, कभी भी नहीं, ऐसा तुम सोचना भी नहीं। फिर कहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो इस छोटी फॉक्स से हम लोग कम्पीट नहीं करेंगे। हीरो अपने मन में ये बात को सोच ही रहा होता है, तभी उतने में वो फॉक्स अपना ठरकपन दिखाते हुए आगे आ जाती है और ब्लश करते हुए हीरो को पकड़ लेती है और अपने चार्म स्किल को यूज करते हुए कहती है, जब हम लोग होटल पहुंचेंगे तो आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, खुला दरबार है, आओ क्रीम रोल खाओ और जाओ। उतने में दिखाते हैं ये बात वो बोल ही रही होती है, तभी एकदम से उसके सर में कुछ दर्द होता है। वो बोलती, मेरा सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर में। और साथ ही ये कहने के बाद में वो ब्लश करते हुए वहीं पे अपनी आंख बंद कर लेती है। और गाइस हमें दिखाते हैं, मतलब उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक करी होती है, वो एकदम से वहाँ पे गिरने लगती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये तो मुझे पकड़ ही नहीं रहा है। मतलब दोस्तों वो सोच रही थी मैं गिरने का नाटक करूंगी तो ये पकड़ लेगा। फिर हमें दिखाते हैं वो गिरने के बाद में अपने मन में ही कहती है गुस्साते हुए, क्या तुम एक आदमी हो भी कि नहीं? आप मुझ में इंटरेस्ट रखते हो भी कि नहीं? आप मुझ में रुचि क्यों नहीं रखते हैं? क्या तुम पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके हो? और गाइस ये लेटी वहीं पे बड़बड़ा रही होती है सब बातें। उसकी ये सारी बातों को सुनने के बाद में अपना हीरो वहीं बगल में खड़ा हुआ बोलता है, बकवास मत करो, सभी आदमी एक जैसे नहीं होते हैं जो तुम्हारे बहकावे में आ जाएं। तभी हमें दिखाते हैं हीरो ये बात बोल ही रहा होता है, तभी साइड से 3 लोग बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। हीरो उनको देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, कोई आ रहा है यहाँ पे। वो आदमी हीरो के पास आते हैं और उसी के सामने अपनी लाइट ओपन करते हैं, जलाते हुए कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं। तभी हमको दिखाते हैं वो फॉक्स डीमन एकदम से खड़ी होती है और हीरो के पास आकर चिपक के खड़ी हो जाती है और वो दोनों उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर हमको दिखाते हैं वो जो गार्ड आया हुआ था दोस्तों ब्लैक ड्रेस में, वो एकदम से उस फॉक्स डीमन को देखने के बाद में घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, ओह मैडम, आप मिस यिन, आप क्या परेशानी में है कोई? आप ठीक तो हैं? आपको इस आदमी ने तंग तो नहीं किया? मतलब दोस्तों हमारी फॉक्स डीमन का नाम मिस यिन है। फॉक्स डीमन मिस यिन गुस्साते हुए बोलती है, जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड और मैं पार्टी से बाहर आए, एक ट्रांसफॉर्म क्रीचर ने हमें लूट लिया और यहाँ तक कि हमारी कार भी खो गई है। फिर और गुस्साते हुए बोलती है, क्या इस तरह आप कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं? क्या आप लोग को देखना नहीं चाहिए कि आम लोगों के ऊपर कौन
अटैक कर रहा है कौन नहीं। फॉक्स डीमन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो थोड़ा मतलब सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है क्या वहाँ से गुजरने वाले सारे पुलिस वाले इसे जानते हैं? क्या ये डीमन एक सेलिब्रिटी है क्या? और फिर हमको दिखाते हैं कि उस फॉक्स डीमन के गुस्साने के बाद में वो जो गार्ड होता है वो मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उस फॉक्स डीमन से बोलता है हाल ही में कुछ बेचैनी हुई है, खासकर इस दोपहर जब आकाश नाटकीय रूप से बदल गया है और एक ड्रैगन का आकार बादलों पर तैर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि साउथ में डीमन ट्राइब का क्या होगा। दोस्तों फिर दिखाते हैं फॉक्स डीमन और उसके प्रेमी मतलब बोले तो अपना हीरो उसको देखते हुए जो वहाँ पे जो गार्ड आए होते हैं, पुलिस वाले आए होते हैं, उनसे कहती हैं खैर मैडम जो भी हो गया है अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है पुलिस जो ट्रांसफॉर्म हो गया है क्रिएचर उसको दूर ले जाएगी और ये दोनों के लिए बताता है वो, और हम आप दोनों के लिए किसी को व्यवस्था करने के लिए बोलते हैं कि आपको आपके प्लेस तक पहुंचाया जाए। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों और हमें दिखाते हैं बहुत बड़ी सिटी और उस सिटी में बोल रहा होता है कोई ठीक है मैं आपको पहले घर ले जाने के लिए किसी की व्यवस्था करूंगा। और तभी दोस्तों हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि रास्ते में जा रही होती है और फिर हमको दिखाते हैं उस गाड़ी के अंदर हमारा हीरो और वो फॉक्स डीमन बैठी हुई होती है। हीरो आज की सिचुएशन को सोचते हुए कहता है ब्लू ड्रैगन का आकार या एक ऐसा विजन है जो मेरी रिट्रीट से बाहर आई है, मतलब जब ये बाहर आया तो उसी के साथ ये भी आया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं हमको फॉक्स डीमन उसके प्यार में पागल उसकी तरफ देख रही होती है और देखते हुए सोचती है ये छोटा सा डीमन जो केवल प्यार के लायक है और ये देखने में भी थोड़ा हैंडसम है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों हमको और अपना हीरो कुछ सोच रहा होता है तो मन में कहता है इतने सालों के बाद चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, यह सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि चोट अभी तक सही नहीं हुई है। तभी दिखाते हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है दोस्तों और हमको पता चलता है कि अपने हीरो के पीछे उस फॉक्स डीमन ने हाथ डाल दिया होता है कमर में, जिससे कि वो शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही हीरो शॉक्ड होता है वो फॉक्स डीमन की तरफ देखता है और देखता है कि वो एकदम उसको पागलों के तरीके देख रही होती है और देखते हुए घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो मेरे साथ में। और दूसरी तरफ फॉक्स डीमन ब्लश कर रही होती है और दोस्तों हमें दिखाते हैं फॉक्स डीमन यहीं पे रुकती नहीं है, वो उसके बाद में जो अपना हीरो होता है उसकी गोद में आके बैठ जाती है और उससे बुरी तरह के फ्लर्ट कर रही होती है, प्यार कर रही होती है कि नहीं तुम मुझे अपना लो, तुम मुझसे प्यार करो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। और दोस्तों में दिखाते हैं ये जो हरकतें चल रही होती हैं, जो आगे ड्राइवर होता है वो देख रहा होता है और देखते हुए सोचता है मैं पहली बार इतनी ठंडी औरत को देख रहा हूँ जो अपने सामने एक लड़के को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है क्या ये वही वेव नहीं है जब आप एक सुंदर लड़के को देखते हैं और बिल्कुल पागल हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल वही सीन चल रहा है। और फिर गाइस हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, अपना हीरो और वो फॉक्स डीमन अलग अलग बैठे होते हैं और दोनों को दोनों ब्लश कर रहे होते हैं और साथ में ड्राइवर को भी दिखाते हैं, वो भी बेचारा सब कुछ इग्नोर करके बैठा हुआ होता है कि मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं, तुम लोग ने क्या किया। और फिर गाइस हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो फॉक्स डीमन थोड़ा शर्माते हुए और गुस्से में वहीं बैठी हुई सोच रही होती है ये जो मेरे सामने है, मैं सोच रही थी कि वह किस जाति का था और अनजाने में मैं उसे छूने गई थी ये देखने के लिए कि उसकी पूंछ है या नहीं है। और फिर हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद वो और ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है मैं 20 से अधिक वर्षों से एक अलग ह्यूमन औरत हूँ, फॉक्स नेचर उसके कारण मैं टूट गई हूँ। क्योंकि दोस्तों ये फॉक्स में आने के बाद में कुछ अलग हो जाती है। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको वो पुलिस गार्ड फॉक्स डीमन के घर उसको ले आता है और दोस्तों आप देख सकते हैं ये घर नहीं है, ये महल है, मेंशन है एक तरह से पूरा बहुत बड़ा। और फॉक्स डीमन गाड़ी से उतरने के बाद में अपने मेंशन की तरफ देख रही होती है। फिर दोस्तों सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं जिस तरह से हम लोगों को अचंभा लगा था वैसे ही दोस्तों अपने हीरो को भी वैसा ही लगता है। तभी फॉक्स डीमन उसके मुंह के ऊपर बंद करते हुए उससे बोलती है अब जबकि ह्यूमन रेस और गॉड्स एक दूसरे के बहुत बड़ी दुश्मन हैं, आप अपनी पहचान को यूं ही प्रकट नहीं कर सकते हो। और फिर हमको दिखाते हैं फिर से फॉक्स डीमन उसके ऊपर फ्लर्ट करते हुए कहती है और आपके पास अभी कोई पहचान नहीं है और एक पैसा भी नहीं है। उसकी ये हरकतें और उसकी ये बात सुनने के बाद में हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है फिर फ्लर्ट करने के बाद फॉक्स डीमन पलट जाती है और पलटने के बाद में अपनी मेंशन की तरफ इशारा करते हुए अपने हीरो से बोलती है क्योंकि आज जब आप वहाँ से गुजर रहे थे तो आपने मेरी मदद करने में संकोच नहीं किया, इसीलिए मैं इसे पूरा करने में आपकी मदद करूंगी, मतलब कि इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको छुपाने में। और ये कहते हुए आगे की ओर जारी होती है और फिर हमको दिखाते हैं दोस्तों फॉक्स डीमन अपने हीरो को लेके उस मेंशन के अंदर आ जाती है और जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा मेंशन है, ये बहुत बड़ा बंगला है जो समझ लो यार कौन सा अपना है।
अंदर आने के बाद में फॉक्स डीमन बोलती है मेरे साथ आइए अंदर, और तभी हमें दिखाते हैं जब फॉक्स डीमन उस मेंशन के अंदर आ जाती है और हमें दिखाते हैं वहाँ लाइन से एक साइड से पूरे मेल सर्वेंट होते हैं और एक साइड से पूरी फीमेल सर्वेंट्स होती हैं। वो सभी लोग उसके आगे झुके हुए होते हैं और उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं घर के मास्टर का स्वागत करते हैं। और हमें दिखाते हैं वो लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर आ रहे होते हैं। जब वो लोग आगे की ओर जा रहे होते हैं तभी दिखाते हैं कि अपना हीरो मन में सोचता है ये पैलेस सच में बहुत बड़ा है, और सारे सर्वेंट्स उसके आगे सर झुका के वहीं पे खड़े होते हैं और वो लोग निकल रहे होते हैं। जब हीरो निकल के जा रहा होता है उसमें से एक सर्वेंट बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अंदर से गुस्साते हुए कहता है ये औरत सच में एक जंगली आदमी को घर में ले आई, और अंदर ही अंदर गुस्साते हुए अपने दांत कटकटा रहा होता है। अपना हीरो उन सब की तरफ देखते हुए सोचता है अपने मन में, हालांकि यह बटलर वफादार लगते हैं लेकिन उसके चेहरे पर लग रहा है कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है और गुस्से के विचार मेरे लिए अपने दिल में बनाए हुए हैं और वो इस विचार को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मेरे आगे इस विचार को बिल्कुल भी ना छुपा सके। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं एक गेट, और उस गेट को दिखाने के साथ ही वहाँ से सीन चेंज होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है हमको। फॉक्स डीमन अपने हीरो को एक ब्रेसलेट फेंक के देती है और हीरो उस ब्रेसलेट को तुरंत कैच कर लेता है। कैच करते हुए कहता है ये क्या है। फॉक्स डीमन उस ब्रेसलेट के बारे में उसको बताती है यह ब्रेसलेट मेरे बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और जो इसमें पैसे पड़े हुए हैं वो अनलिमिटेड है, तुम जितने चाहो उतने खर्च कर सकते हो, कुछ भी कहो, चाहे जितना फ्लर्ट करे, प्यार तो करती दिल से, मतलब समझ रहे हैं, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट का खाते का लिंक करा हुआ दे दिया भाई, मुझे भी चाहिए एक ऐसी। फिर वो ये बताने के साथ में ही आगे पलटती है और आगे पलटते हुए देखते हुए कहती है रुपयों से जुड़े हुए मामले सुलझाना बहुत आसान है, लेकिन अब एकमात्र समस्या आपकी पहचान है। और ये कहने के साथ में वो उसको इशारा करती है आगे आने के लिए और फिर कहती है लेकिन यह कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई है, मुझे पता है, जो इसमें आपकी मदद कर सकता है। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं हीरो ने ये बात सुनने के बाद में अपने थंब स्कैन कर देता है उस ब्रेसलेट के ऊपर और उसको एक्टिव कर लेता है। हीरो को उस ब्रेसलेट को एक्टिव करने के बाद में उसके सामने एक विंडो दिखाई जाती है। उस विंडो में सब कुछ सामने दिखा होता है, जैसे कि नेम, स्पेशलिटी, एज, हॉबी, जेंडर, प्रोफेशन, रेस, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब चीजें उसमें पूछ रहा होता है। हीरो ये सब चीजें देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उतने में फॉक्स डीमन आगे की ओर बढ़ रही होती है और उसको पीछे आवाज देके कहती है सबसे पहले आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी, मुझे अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताएं और मैं देखूंगी इसे कैसे आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। फॉक्स डीमन की ये बात सुनने के बाद में हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है मेरा एक्सपीरियंस इतिहास में लिखा गया है और मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। और ये कहने के बाद में मन में सोचता है मुझे जानना चाहती है ये कि मैं कौन हूँ। और गाइस जब हीरो ने ये बात कही होती है उतने में वो पल आ जाता है जिसका हम लोग को इंतजार होता है और हमको दिखाते हैं फॉक्स डीमन बिस्तर की तरफ मुंह करके कुछ कर रही होती है और वहीं पे झुके हुए काम करते हुए पलट के कहती है क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? आपकी पहचान कितनी ज्यादा पुरानी हो सकती है? क्या आपके जो मास्टर है वो सच में इमॉर्टल है? फिर गाइस अपने बम दिखाते हुए फिर बोलती है क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपके दरवाजे में आने के लिए एक गुफागर और इमॉर्टल एक समूह खोल सकते हैं आप, और जियो तियान जुआनी आपके बिस्तर में रहती है। दोस्तों कुल मिला के ये इसकी मौज ले रही है पूरी तरीके से। फॉक्स डीमन को इस तरह से देख के और उसके ऐसे एंगल को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है, ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए कहता है आपने जो कहा वह थोड़ा और सही आ रहा है मेरी बात के अकॉर्डिंग जैसा मैं हूँ। और ये कहते हुए भी शर्मा रहा होता है। गाइस ऐसा पोज देखने के बाद तो हम लोग शर्मा जाए उसकी क्या बात है। हीरो की ये बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है क्योंकि वो तो इसकी मौज लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हीरो ने तो उसी की मौज ले ली कि हाँ तुम थोड़ा पास आ रही हो मेरे। और गुस्से में दिखाते हैं वो वहीं से पिलो फेंक के इसके ऊपर मार देती है और मारते हुए कहती है इसके बारे में बात करना बंद करो, ये बेकार है सब बातें, इसे आप अपने बचपन से क्यों नहीं शुरू करते हैं। और गाइस सच बताऊं ये सीन बहुत मस्त होता है। फॉक्स डीमन का फेंका हुआ पिलो हीरो पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है मैं जिया राजवंश में पैदा हुआ था और मैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पैदा हुआ था वर्तमान कहावतों के हिसाब से मैं क्राउन का राजकुमार कहा जाता था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं सिंहासन के लिए सफलतापूर्वक सफल हुआ था उसको पाने के लिए। गाइस दूसरी तरफ जैसे इमोजीज आप देख सकते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद में वो फॉक्स डीमन तो और ज्यादा गुस्सा आ जाती है, मतलब इसकी बीसी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये कब तक ऐसे बकवास करता रहेगा। हीरो की बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन अपने आप को
संभालती है और संभालने के बाद में उसके पास आ जाती है और उसके पास आकर बोलती है, मुझे बस इस सर्वर में देखने दो कि तुम्हारा नाम है कि नहीं है। गाइस जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको वो सर्वर है और हीरो उसकी ये बात सुन रहा होता है। अच्छा ठीक है, ढूंढ के दिखाओ, देखते तुम कितना ढूंढ लेती हो। और ये बात बोलने के साथ ही फॉक्स डीमन अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाती है, बिट्टू क्लोज, वही वाला क्लोज दोस्तों। और एकदम क्लोज आने के बाद में उसके होठों के पास हाथ रख लेती है और हाथ रखते हुए कहती है, वास्तव में आप सच में मुझे कुछ नहीं बताना चाहते अपने बारे में, इसीलिए इतनी देर से बहाना बना रहे हैं, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मुझे पहले से अनुमान है कि आप कहाँ से आ सकते हैं। उसको इस तरह से हरकत करते हुए देखकर हीरो एकदम ब्लश करने लगता है और तभी दिखाते हैं दोस्तों, बस उसने ये बात बोली होती तभी एकदम से गुस्से में सर्वर के पास सिस्टम के पास चली जाती है और सिस्टम के पास जाने के बाद में खूब ढेर सारी उंगलियां पड़ 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 चलाना स्टार्ट कर देती है और चलाते हुए गुस्से में कहती है, क्या तुम एक युवा मास्टर हो? 24 साल पहले ह्यूमन इमॉर्टल के युद्ध के बाद उत्तरी महाद्वीप से बहुत सारे डीमंस को निकाल दिया गया। और फिर हमको दिखाते हैं दोस्तों, उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में हीरो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या, अभी तो मेरे पास आके फ्लर्ट करी थी, अब एकदम से वहां पे आके गुस्सा रही है और ये सब क्या कर रही है ये। दोस्तों हीरो तभी नया आया है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है सब चीजों के बारे में। और फिर हमें दिखाते हैं फॉक्स डीमन की ये सब चीजों की हरकतों को देखने के बाद में हीरो उससे कहता है, तुम फिर से पूछ रही हो, लेकिन जब मैं सच कहता हूँ तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, तो बताओ मैं क्या कहूँ अब। और साथ ही ये कहने के बाद में वो हेजिटेट हो रहा होता है कि अब इसे मैं क्या जवाब दूं। और गाइस हमें दिखाया जाता है फॉक्स डीमन अपने हीरो की आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी होती है और वो इतना ज्यादा प्रयास कर लेती है उसको ढूंढने के चक्कर में कि वो पूरी की पूरी वहाँ पे फेड अप हो जाती है, थक जाती है बुरी तरीके से। और थकने के बाद जब उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है तब थकने के बाद कहती है, डाटा के अंदर जो कुछ भी जितने लोगों की जानकारी थी वो सब मैंने देख ली है, अब मुझे लगता है इसके अलावा मुझे डेक्सिया सिस्टम की जानकारी दर्ज के लिए एक अपने परिचित जन को वहाँ पे भेजने की जरूरत है और इसमें कुछ दिन और लगेंगे। हीरो बेचारा उसको ऐसे परेशान देख के थोड़ा बेचारा बोल भी नहीं सकता ना कुछ, क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं समझ रही है, बस वहीं पे खड़ा रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है। जब हीरो देखता है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इसको खुद मालूम होता है कि डाटा के अंदर मेरा कहाँ मिलेगा कोई भी चीज, क्योंकि मैं तो 5000 साल पुराना आदमी हूँ। तभी वो उसके पास आके बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद के बदले आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, आपने मेरी पहचान ढूंढने में अपनी जी जान लगा दिया है, मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ। हीरो की ये बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन पलटती है और उसकी तरफ निराशा भरे फेस बना के कहती है, ये बहुत बड़ा काम है, इसके अलावा आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कोई पहचान भी नहीं है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। गाइस देख सकते हैं कि मतलब क्या मस्त बड़े बड़े मतलब उसकी ख्याल हैं जो देखने में बहुत मजेदार लग रहे हैं। मतलब इतना अच्छा कौन सोचता आज के समय में भाई, और वो भी इतनी हॉट सेक्सी लड़की। और हाँ ख्याली देखना मतलब और कहीं देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद में हीरोज को बताता है मेरी पहचान। और गाइस हमें दिखाते हैं पीछे बहुत प्यारी सीनरी जहाँ पे खूब ढेर सारे तारे, चांद, सूरज सब दिख रहा होता है। हीरो याद करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं तो इतना पुराना हूँ, चांद सूरज तारे क्या मैं इसको पहचान बताऊँ। फिर सीन चेंज हो जाता है, फॉक्स डीमन अपने हीरो के पास आ जाती है और उसके पास आके बोलती है, तुम अभी भी हेवनली एम्परर हो। मैं अब से आपको ब्रदर जिन बुलाऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अब दोस्तों हम लोग भी इसको जिन ही बोलेंगे, जरा अच्छा नाम लगा मुझे। और इसकी ये बात सुनने के बाद में जिन उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर कैसे में दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में वो फॉक्स डीमन मिस यिन वहाँ से भागती हुई चली जाती है और अपना हीरो जिन वहाँ पे देख रहा होता है कि अब ये क्या करने वाली है। और दोस्तों सच में बहुत बड़ी बवाल लड़की है ये। और गाइस हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो जिन की पूरी लुक ही चेंज हो चुका होता है, उसके बाल बिल्कुल कट चुके होते हैं, उसका ड्रेसअप एकदम बदल चुका होता है और वो बड़े मजे से सोफे के ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी वो बैठे हुए कहता है, आपने अभी कहा कि ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में वॉर चल रही है, क्या ये बात सच है? और उसी के साइड में अपनी डीमन फॉक्स यिन मिस यिन लेटी हुई होती है और लेटे हुए बताती है, क्या तुम ये नहीं जानते? अच्छा चलो ठीक है, ये बहन आपको बताएगी। और दोस्तों भाई बहन की बातों पे बिल्कुल बिलीव मत करना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ रिस्पेक्ट में सिस्टर ब्रदर बोला जाता है। फिर गाइस कुछ समय बीत जाता है और हमको उन लोग की बातें बताई जाती हैं। मिस यिन बताती हैं 200 साल पहले से भी पहले एक ब्लू स्टार ह्यूमन बड़े हेवनली ड्रैगन अजूरे स्टार पर भटक गया था और सबसे पहले हर कोई शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रह सकता था, मतलब आसानी से रह सकता था। फिर बताती है बाद में ह्यूमंस ने मैगीज के घोंसले
घोंसले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हम डीमंस लोग केवल एक कोने में ही रह सकते थे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिन उससे बोलता है, क्या इमोर्टल की पावर सच में आज की टेक्नोलॉजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकती है? जिन की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा शांत हो जाती है और उसको बताती है, मैं आपकी इस तरह की बेकरारी को समझती हूँ, लेकिन भाई जिन समय बदल गया है। और फिर गाइस वहाँ से सीन बदल जाता है और हमें दिखाते हैं एक गेट के आगे एक आदमी बैठा होता है और वो सिस्टम के आगे वर्क कर रहा होता है। और फिर हमको पता चलता है कि वो आदमी एक औरत से सामने बात कर रहा होता है और उससे बोलता है, मिस यिनपिंग, मिस जियाओ यिन एक आदमी को वापस लाई है और उसको अभी तक की जो भी चीजें हुई होती हैं वो सब चीजों की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत दूसरे दिन से होती है और हमें दिखाते हैं उस पैलेस में उस आदमी को दूसरा दिन हो जाता है, मतलब रात बीत चुकी है। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे खूब ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए होते हैं जो पैलेस को गार्ड कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ दिखाते हैं वो हर एक गाड़ी से लेके हर एक चीज को, जो भी चीजें वहाँ आती जाती हैं, सबके ऊपर चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कोई किसी का दरवाजा खटखटाता है और खटखटा के बताता है, मिस यिन आपकी दूसरी आंटी यहाँ आ गई हैं। और हमें दिखाते हैं कि दरवाजा खटखटाने से मिस यिन की आंख खुलती है। वो बोलती, क्या दूसरी आंटी? और गाइस हमें दिखाते हैं अपना हीरो जिन और मिस यिन दोनों चिपक के एकदम लेटे हुए होते हैं। तभी जब मिस यिन को ये फील होता है कि वो एक लड़के के साथ लेटी हुई है, मतलब जिन के साथ में, तो वो एकदम घबरा जाती है और शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलती, ये क्या? गाइस हमें दिखाते हैं कि मिस यिन अपने बलून को संभालते हुए बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, शोर मचा रही होती है। और तभी वो बोलती है, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पे? और बेचारा अपना हीरो जिन कुछ नहीं बोल रहा, बस खाली वो पिलो को फेंक रही थी तो उसी से अपने आप को बचा रहा होता है। और गाइस ये सीन देखने में बहुत मस्त होता है। और फिर सीन बदलता है, हमें बाहर पैलेस का सीन दिखाते हैं, लेकिन तभी मिस यिन चिल्ला के बोलती है, अभी तुम बाहर निकलो मेरे रूम से, निकल जाओ अभी, तुम बदतमीज ठरकी इंसान, तुमने मेरे साथ चिपक के सोने की हिम्मत कैसे करी? दिखाते हैं कि मिस यिन बुरी तरीके चिल्ला रही होती है, लेकिन अपना हीरो जिन कपड़े पहन रहा होता है वहाँ से निकलने के लिए। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है मिस यिन यहाँ पे रुकती नहीं है, वो पूरी तरीके खिसियाई रही होती है, उसके हाथ में जो भी चीजें आ रही होती है वो उसको फेंक रही होती है। और दिखाते हैं हमको उसकी इस हरकत को देखने के बाद में जिन सोचता है। और तभी दिखाते हैं कि मिस यिन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तभी वो चिल्ला के बोलती है, लानत है, किसी भी आदमी ने कभी मेरे बिस्तर पर रात नहीं बिताई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और गाइस हमें दिखाते हैं कि मिस यिन इतना गुस्सा रही होती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या क्या फेंक रही है। जैसे कि देख सकते हैं कि हीरो के बगल से ब्रा निकल के जा रही होती है, उसने उसको फेंक के मारी होती है। ब्रा फेंकने के साथ उसे चिल्ला के बोलती है, आप सीधे दिखाई देते हैं लेकिन सच में आप एक बिगाड़ने वाले व्यक्ति हैं। और अपना हीरो जिन बस खाली वहीं पे इसकी सब हरकतों को देख रहा होता है एकदम शांति से। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि मिस यिन तैयार हो चुकी होती है अपनी आंटी से मिलने के लिए। गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं बलून से लेकर लुक एक नंबर, कितनी सेक्सी लड़की है ये। और तभी वो खड़े होकर वहाँ गुस्से में बोलती है जिन से, आपको बाहर जाने और अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं है, तुम बस यहीं रहोगे। फिर कहती है, मुझे एक आदमी को घर में ले जाते हुए देखा गया है, अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन ये बात बोलने के बाद में पलट जाती है वहाँ से जाने के लिए। और तभी हमें दिखाते हैं जिन उसकी ये सब हरकतों को देखने के बाद में मन में सोचता है, लेकिन वे लोग मेरे लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था इस मांगा के बारे में कि इसमें भर भर के बलून मिलेंगे आपको, एक्शन फाइट सब मिलेगा इसमें। और तभी हमें दिखाते हैं मिस यिन की आंट वहाँ पे बैठी हुई होती है और उसके चारों तरफ गार्ड खड़े हुए होते हैं। और तभी आंट गुस्साते हुए कहती है, कितना समय हो गया है और वह अभी भी बाहर नहीं आई है। और तभी हमें दिखाते हैं एक गार्ड उसके आगे सर झुका के खड़ा हुआ होता है और फिर वो आंट से बोलता है, माय लेडी, मिस यिन जल्द ही आएंगी, आप टेंशन ना लीजिए। और गार्ड ने जैसे ये बात बोली होती है दोस्तों, वैसे हमें दिखाते हैं कि मिस यिन की जो आंट होती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और तभी दूसरी तरफ से कोई बोलता है, ओ माय, ये बहुत अजीब है। और गाइस हमें दिखाते हैं मिस यिन अपने नए लुक के साथ नीचे की ओर आ रही होती सीढ़ी से उतरते हुए। और सच में गाइस बहुत ज्यादा ही सुंदर है, ब्यूटीफुल बहुत है ये। मिस यिन सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहती हैं, अगर दूसरी आंट आना चाहती हैं तो पहले से हेलो मत बोलिए, मैं नीचे जा रही हूँ। और तभी दिखाते हैं आंट उसकी तरफ देख रही होती है और गाइस सच में आंट के बैलून बड़े मस्त है वैसे। फिर हमको दिखाते हैं सेकंड आंट मिस यिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खिसिया रही होती है, इरिटेट हो रही होती है और अपने मन में सोचती है, वो जंगली लड़की जिसे सबसे बड़े भाई वापस लाए थे वो तो बहुत बहुत सुंदर होती चली जा रही है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो रही है। और गाइस सेकंड आंट जो है मिस यिन की चार्म को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खिसिया रही होती है। और हमें दिखाते हैं मिस यिन वहाँ से चलते हुए आंट के पास पहुँच जाती है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचती है तभी आंट
उससे बोलती है, मैं आपके काम में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया। फिर कहती है, लेकिन मुझे आपसे घर पर रहने की उम्मीद नहीं थी। या देखा जा सकता है कि सुंग्यू ग्रुप का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और यह अकारण नहीं हुआ है जो मैं यहाँ पर आई हूँ। अपनी सेकंड आंट की बात सुनने के बाद में मिस यिन एक बहुत प्यारी चार्म लुक वाली एकदम स्माइल देती है और अपने आंट से बोलती है, मैं व्यक्तिगत रूप से कंपनी के प्रदर्शन के बारे में डायरेक्टर ऑफ बोर्ड को जरूर समझाऊंगी। और गाइस ये बात ये बोली रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके आंट के साथ आए हुए एक बॉडीगार्ड के ऊपर जाती है और उसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है और तभी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने सही कहा ना। और तभी हमें दिखाते हैं मिस यिन उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए सोचने लगती है और सोचते हुए कहती है, क्या ये वह डीमन नहीं है जब मैं उस दिन मेडिसिन फार्मूला चुराने के लिए झो के घर गई थी। दोस्तों दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है ये जो ब्लू बैट वाला डीमन होता है अपनी हीरो जिन से मिली थी उससे शक्ल मैच कर रही होती है, जिस कारण से मिस यिन परेशान है कहीं ये वही डीमन तो नहीं है जो मुझ पर अटैक करने आया था मुझे मारने के लिए। और तभी वो देखती है कि नहीं ये तो वही है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। ये सोचने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है, झो परिवार के साथ मेरी दूसरी आंट कब से शामिल हो गई। ऐसा लगता है कि दूसरी आंट इस समय यहाँ कुछ अच्छा सोचकर नहीं आई है। अपनी मिस यिन तो उस बॉडीगार्ड के ख्याल में थी, लेकिन तभी जो उसकी सेकंड आंट होती है उसके सामने आती है और गुस्साते हुए बोलती है, यिन जियारू क्या तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। फिर कहती है, आपके द्वारा अपने परिवार को दिया गया एंटीफाइटी सीरम केवल 3 मिनट तक चलता है, मिलिट्री इसे कैसे पास कर सकती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि उन दोनों की बातें आपस में चल रही होती हैं। तभी जो है मिस यिन अपनी सेकंड आंट से बोलती है, ये तो बहुत पुराना नियम है, मैं इसे वापस लूंगी और इसे सिविलियंस के लिए यूज करने लायक बना दूंगी। यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी सेकंड आंट बोलती है, इसे कौन खरीदेगा। क्या आपको लगता है कि यह ऐसा है जैसे एक आदमी अपनी पत्नी द्वारा पकड़े जाने से पहले शराब की बोतल पी रहा हो। अपनी सेकंड आंट की बात ये सुनने के बाद में अपनी मिस यिन बोलती है, चलो फिर ये देखते हैं, हमको पता चल जाएगा क्या ये मेरा सीरम मार्केट में हमारी क्या वैल्यू रखती, क्या पोजीशन है, इसी से पता चल जाएगा। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी सेकंड आंट बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में कहती है, तुम। और ये कहने के साथ ही अपने सर को पकड़ लेती है और सर को पकड़ते हुए बोलती है, सच में तुम बहुत ज्यादा बचकानी हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में एक लड़की के रूप में बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं है और आपको अभी भी आपके साथ एक आदमी की आवश्यकता है। फिर आंट उसको बोलती है, यदि आप झो परिवार से शादी करते हैं। आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती, क्या झो परिवार के साथ शादी। और शादी के नाम से दोस्तों थोड़ा ब्लश करने लगती है और तभी वो अपनी आंट से बोलती है, सेकंड आंट आप तो पहले से ही 26 बार शादी कर चुकी हैं और आप अभी भी एक अरेंज मैरिज करना चाहती हैं। जिनकी ये बात सुनने के बाद में जो उसकी आंट होती है वो एटीट्यूड में आ जाती है और एटीट्यूड में आने के साथ कहती है, ओफो आपकी प्रतिक्रिया तो बहुत बड़ी है, क्या यह उस आदमी की वजह से है जो कल रात आपके रूम में रुका था। और गाइस हमको दिखाते हैं मिस यिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है अपनी आंट की ये बात सुनने के बाद में। वो गुस्से में अपनी आंट से बोलती है, उस आदमी के साथ क्या गलत है, मैं पहले से ही 24 साल की हूँ। दूसरी आंट आप भी तो हर रात किसी न किसी के साथ पार्टी में गाना गा रही हैं या दावत करती रहती हैं, तो पहले अपने अंदर देखिए ना, आप मेरे से ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं। और तभी हमें दिखाते हैं आंट उसकी ये बात सुनने के बाद में ब्लश करने लगती हैं और वो भी गुस्सा के बोलती है, तुम किस तरह की बकवास बात कर रही हो मुझसे। फिर मिस यिन आंट से बोलती है, बकवास मैं नहीं, बकवास आपने शुरू करी है। मैंने सुना है कि सेकंड आंट ने हाल ही में बहुत सारे मजबूत और हेल्थी लोगों को भर्ती किया है। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी आंट और ज्यादा शर्माने लगती है, मतलब ब्लश करने लगती है। और तभी उसकी आंट और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है, वो बस मेरे बॉडीगार्ड हैं, वे मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम करते हैं। और तभी सेकंड आंट की ये बात सुनने के बाद में वो भी बोल देती है, ओ अच्छा तो ऐसा है तो वो भी मेरा एक बॉडीगार्ड है, ठीक है। इसकी ये बात सुनने के बाद में उसकी आंट और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्साते हुए कहती है, ओह चूंकि वह एक बॉडीगार्ड है तो वह मेरे बॉडीगार्ड के साथ बाहर आकर ट्रेनिंग क्यों नहीं करता। मुझे उसकी एबिलिटी को देखने दो कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है, कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें दिखाते हैं अपनी आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन अपने मन में सोचने लगती है, जिया गुजियान एक इग्नोरेंट छोटा डीमन है जो अभी अभी माउंटेन से बाहर आया है, अगर वह दिखा तो वह निश्चित रूप से खतरे में आ जाएगा, दूसरी आंटी उसे जाने नहीं देगी। और ये बात सोचने के बाद में मिस यिन हेजिटेट होते हुए अपनी आंटी से बोलती है, वो चला गया, वो नहीं है यहाँ पे। जैसे ही दोस्तों मिस यिन ने ये बात बोली थी उतने में पीछे ऊपर से एक आवाज आती है और वो कहता है, अरे हनी ये पीले चेहरे वाली औरत कौन है जिसने मुझे सुबह सुबह उठा दिया। इस आवाज को सुनने के बाद में मिस यिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, अरे ये क्यों आ गया। और दोस्तों हमें दिखाते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद में जो उसकी सेकंड आंट होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है
और गुस्साते हुए बोलती है, कौन है वो जो मेरे सामने इस तरह की मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत करता है। गाइस यहाँ होती है हमारी हीरो की एंट्री और देख सकते हैं कितना चॉकलेटी लौंडा है अपना हीरो। हमें दिखाते हैं अपना जिन नीचे सीढ़ी से उतर रहा होता है, तभी आंट देख के उसको एकदम शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मिस यिन भी उसको देख रही होती है कि अरे ये क्यों नीचे आ रहा है। फिर दिखाते हैं कि आंट के बैलून में खुजली होने लगती है उसको देख के। उसकी आंट के मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं और आंट मन में सोचती है यह सच में बहुत सुंदर लड़का है। आए हाय यिन जियाओ, क्या वह बॉडीगार्ड है जिसे तुमने हायर किया है? अरे ये मुझे दे दो एक रात के लिए। और दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मतलब किस तरह की इमोजीज लगाई गई है आंटी के चेहरे के बगल में। एकदम उसको देख के तो बिल्कुल कुत्ता बन गई, एकदम लबराने लगी उसके आगे। और तभी दिखाते हैं मिस यिन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब ब्लश करते हुए कहती है, वो बोलती क्या इतना ज्यादा हैंडसम है ये, वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता। और एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि मिस यिन की सेकंड आंट मिस यिन से बोल रही होती है, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह बहुत अच्छा बॉडीगार्ड है? क्यों, क्या बोल रही हो तुम? सेकंड आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, बेशक मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है, वो इस लायक है कि मेरा बॉडीगार्ड बन सकता है। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी सेकंड आंट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर बोलती है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो फिर ठीक है, अपनी सेकंड आंट को मेरे बॉडीगार्ड के साथ एक छोटी सी फैमिलियर फाइट करवाते हैं। क्यों, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? और तभी हमें दिखाते हैं और सेकंड आंट ये बोलने के बाद में चुटकी बजाती है और अपने बॉडीगार्ड को बोलती है शैंग। और दोस्तों ये वही बॉडीगार्ड है जो लास्ट एपिसोड में बैड डीमन बना हुआ था, जो फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक कर रहा था। अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में तुरंत वो बॉडीगार्ड वहाँ से भागता है अपने हीरो जिन के ऊपर अटैक करने के लिए कि दोस्तों यहाँ पे उसकी जो सेकंड आंट है इन लोग के बीच में एक फैमिलियर फाइट कराने की सोच रही है। और तभी हमें दिखाते हैं जिन वहाँ पे उसको देख रहा होता और देखते हुए हंस रहा होता है, अच्छा तुम मुझसे लड़ोगे। और तभी वो अपनी एक छोटी सी स्किल कास्ट कर देता है और गाइस उस बॉडीगार्ड को नहीं मालूम होता है कि जिन ने क्या कर दिया है और वो वैसे ही आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं जिन ने जो अपनी जो स्किल कास्ट करी होती है उसके कारण जो उसका डिमोनिक फॉर्म होता है दोस्तों वो अपेयर हो जाता है, उसके आगे सींग आने लगती है और उसके पीछे पंख आना स्टार्ट हो जाते हैं बैट वाले। और इसको देखने के बाद में वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तभी दिखाते हैं कि वो जब देखता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गया उतने में वहाँ पर रुक जाता है वो। और तभी उसकी मास्टर मतलब सेकंड आंट उसको देख के घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है वो तो एक ट्रांसफॉर्म क्रिएचर है। और तभी वहाँ पे कोई चिल्ला के बोलता है, मिस यिन की रक्षा करो। फिर दिखाते हैं इस तरह से जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, जो बैड डीमन होता है बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तभी अपने हीरो जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, आपने मेरे असली शरीर को एक्सपोज करने के लिए क्या किया है? और हमें दिखाते हैं दूसरे साइड जिन थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। और गाइस हमको दिखाया जाता है वो जो बैड डीमन होता है जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और गुस्साने के साथ में ही अपने मुंह में एक एनर्जी पावर जनरेट करने लगता है जिन के ऊपर अटैक करने के लिए। और अटैक करते हुए कहता है, तुम बदतमीज, लानत है तुम पे, तुम नरक में जाओ। जब मिस यिन देखती है कि वो क्रिएचर जिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो एकदम से घबरा जाती है और घबराने के बाद में भागने लगती है उसको बचाने के लिए और चिल्ला के कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। और तभी हमें दिखाते हैं वो जो बैड डीमन होता है वो एकदम से जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक मिस यिन उसके सामने दौड़ के आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी जो बीम होती है दोस्तों वो उसके ऊपर आ रही होती है लगने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बीम मिस यिन के ऊपर लगने के लिए आ रही होती है उतने में अपना हीरो वहाँ पे चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाने के साथ में ही वहाँ पे एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है जिससे कि वो बीम लड़ती है और वहाँ पे कुछ नहीं होता उन लोगों को, उन लोग बच जाते हैं। तभी हमारे हीरो जिन को दिखाया जाता है वो अपने एक और स्किल को कास्ट करता है और उसकी तरफ गुस्से में देख रहा होता है जिसने अटैक किया था बैड डीमन ने। और गाइस हमें दिखाया जाता है जो बैड डीमन ने अटैक किया होता है जिन के ऊपर या मिस यिन के ऊपर, वो पूरा का पूरा जितना भी उसकी पावर होती है वो पूरी पलट जाती है और उस बैड डीमन के ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट होके थंडर बन के वापस चली जाती है उसके ऊपर लगती है। और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना होता है कि मिस यिन को भी सामने खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जब वहाँ पे जो अटैक होता है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। मिस यिन तभी अपने आप को संभालते हुए वहाँ देखती है, वो उस बैड डीमन को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वो जो बैड डीमन होता है वो एकदम भुन जाता है, भुना कबाब बन जाता है वो और वहीं पे गिर के एकदम बेहाल हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन मिस यिन की तरफ देखते हुए सोचता है मन में, ये लिटिल फॉक्स डीमन असल में मेरे सामने खड़ी हो गई मुझे बचाने के लिए आके, इसने अपनी परवाह भी नहीं की मुझे बचाने के लिए। और तभी ये कहने के साथ में फिर से वो अपना कोई स्किल कास्ट करता है अपने हाथों में और हमें दिखाते हैं फिर से उसके ऊपर बहुत ढेर सारी थंडर मतलब गिरना स्टार्ट हो जाती है। तभी मिस यिन उस बैड डीमन की तरफ देखते हुए कहती है, चलो इसे अब लॉक करें, उसे मेरे लिए एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लॉक के साथ उठाइए और उसको जान से मारने के लिए सेना को सौंप दें। और गाइस दूसरी तरफ दिखाते हैं हमको जो जिन का अटैक होता है इतना पावरफुल होता है उसकी हालत तो बिल्कुल पहले ही बेकार हो चुकी होती है, बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा होता है। इस सीन ने
जैसे ये बात बोली होती है तभी उतने में उसकी सेकंड आंट उस डीमन के सामने आके खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, जब आप उसे सेना में सौंपेंगे तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, तो ऐसा मत करो। फिर उसकी आंट बोलती है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो यिन परिवार के साथ परेशानी खड़ी करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मुझे इसे वापस ले जाने दीजिए और परिवार को इसे संभालने दो। आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा गुस्साते हुए बोलती है, क्या परिवार को संभालने दूं? फिर हमें दिखाते हैं वो अपनी आंट की तरफ देखते हुए हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, फैमिली ने मेरे लिए झो फैमिली के लिए एक अच्छी शादी की व्यवस्था की है, मुझे डर है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मैंने सही कहा ना आंट? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में जो उसकी सेकंड आंट होती है वहाँ की सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही होती है और सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, हाँ तुमने ये बात सही कही, झो पेंगचेंग वह एक बच्चा है, तुम्हारे योग्य नहीं है। जियाओरू, दूसरी आंट आपसे बेहतर ढूंढेंगी आपके लिए, आप इसकी टेंशन ना लीजिए। देख रहे हैं कितनी कमीनी औरत है दोस्तों ये। अभी पिछले एपिसोड में शादी जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रही थी प्रेशर करके और अब पलट गई। ये बात बोलने के बाद में आंट अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, ये तो बहुत बड़ी लानत की बात है। ट्रांसफॉर्म क्रिएचर सेना के रिसर्च में वर्जित है, तो मुझे यहाँ पे संभालना बहुत जरूरी है। फिर मन में सोचती है, मिलिट्री यिन फैमिली की सबसे बड़ी ग्राहक है, भले ही झाओ फैमिली के पास बहुत संपत्ति है, वे शादी नहीं कर सकते। फिर ये बात मन में सोचने के बाद में कुछ ख्याल करते हुए सेकंड आंट उससे बोलती है, हालांकि ये शादी को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे पास मिलिट्री श्रम नहीं है। फिर कहती है, आपने शुरुआत में एक सैन्य आदेश बनाया था, यदि आप इसे पूरा करने में विफल रहते हैं तो आप एक सैन्य अदालत के अधीन होंगे। अपनी आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा मन में सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है, नया सीरम बनाना बहुत आसान है, अगर यह इतना आसान होता तो झो फैमिली के घर में मैं चोरी करने नहीं जाती। फिर अपने मन में हंसते हुए बोलती है, लेकिन मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगी। और तभी में दिखाते हैं मिस यिन ये बात सोच रही होती तभी उतने में जो अपना हीरो जिन होता है वो कुछ देख के स्माइल कर रहा होता है और जब वो अपने हीरो को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, ये क्यों स्माइल कर रहा है। और गाइस तभी में दिखाते हैं आंट की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो जिन स्माइल करता हुआ आगे जा रहा होता है और आगे जाते हुए बोलता है, यह सिर्फ सीरम है, ये एक बहुत मामूली बात है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर मिस यिन अपने मन में सोचती है, क्या आप जबरदस्त बनने का नाटक करना बंद कर सकते हैं और ईमानदारी से मेरे पीछे छिप सकते हैं। और मैं दिखाते हैं दोस्तों अपना हीरो जिन आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उतने में कोई चिल्ला के बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिलिट्री मेडिसिन के बारे में मामूली सी बात करने की। और हमें दिखाते हैं जिन जिसने ये बात बोली होती है उसकी तरफ पलट के देखता है, अब यहाँ पे कौन आ गया है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन होता है जिसको कि सब लोग वहाँ पे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि ये कौन है ये। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसके चारों तरफ फायर ही फायर होती है और वहाँ पे वो आने के बाद में कहती है, मिलिट्री मेडिसिन के बारे में एक तुच्छ बात के रूप में बात करने की आपकी हिम्मत कैसी हुई, ये कोई छोटी बात नहीं है जो आपने कही है। और गाइस हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है यान वुयू होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिन यान वुयू की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है और मन में सोचता है, ये लड़की सच में बहुत दिलचस्प है, मुझे उम्मीद नहीं थी हेवनली ब्लू ड्रैगन स्टार पर कोई इतने स्ट्रॉन्ग इंसान होगा। फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, नहीं लेकिन ये पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़की आ जाती है जो सेकंड आंट होती है उसके आगे खड़ी रहती है और उनसे कहती है, हेलो कमांडर यान, कैसे हैं आप। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो यान होती है वो उसको बिल्कुल भाव नहीं देती है और उसके सामने से चलती हुई आगे आ जाती है। मिस यान आगे आने के बाद में वो सीधे अपने जिन के पास आ जाती है और जिन के पास आने के बाद कहती है, क्या तुम मिलिट्री की जरूरतों के लिए सीरम विकसित कर सकते हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यिन चिल्ला के बोलती है, मैं कर सकती हूँ। सिस्टर यान रुकिए, मैं कर सकती हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। फिर हमको दिखाते हैं मिस यान अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, क्या आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे इस सीरम को बनवाने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वो उसके पास जाते हुए और फिर कहती है, बताओ मुझे क्या तुम एग्री करते हो इस चीज के लिए। अपना हीरो उससे बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत क्या है, ये छोटी सी तो बात है, मैं ऐसे ही कर लूंगा। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो मिस यिन होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है अपने हीरो को लेके और वो घबराते हुए बोलती है, जियान इतने ज्यादा लापरवाह मत बनो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि अपनी मिस यिन को तो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है कोई, देखने के बाद में भी इग्नोर कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। मिस यान के साथ में अपना हीरो जिन तुरंत हाथ मिला लेता है, एग्री कर देता है डील को। अब बेचारी बीच में अपनी मिस यिन खड़ी होकर बस उनको समझा रही होती है और तभी बोलती है, सिस्टर यान वह सीरम को बिल्कुल नहीं समझती है, यह सब बकवास है, आप बस इसको अनदेखा करिए। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ गाइस, प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज जो लोग न्यू आए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइए। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको अपना हीरो जिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी गुस्साते हुए कहता
है, क्या तुम कम सुन सकती हो कि मुझे क्या कहना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं जो सेकंड आंट होती है वो थोड़ा गुस्सा रही होती है और गुस्साते हुए कहती है, कमांडर यान, सिरम यिन फैमिली का हमारा फैमिली बिजनेस है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे ही आंट ने चिल्ला के बोला होता है तभी उतने में एक तमाचा उसके पड़ता पाट से, और वो जो तमाचा होता है इतना ज्यादा तेज होता है कि आंट पीछे दीवार की तरफ जाके गिरती हुई टकराती है। और हमको दिखाया जाता है जिसने तमाचा मारा वो कोई और नहीं होता है, मिस यान होती है, मिलिट्री की कमांडर। वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती हैं आंट की इस बात को सुनने के बाद में, और तभी आगे बढ़ते हुए बोलती हैं, ये सिरम सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए है। फिर कहती हैं, यिन फैमिली के केवल एक हमारे लिए सप्लायर है जो आपको इसे अपने रूप में लेने की अनुमति देता है। फिर कहती हैं, अपने फैमिली के जानकारी के कारण सेना आपको इसे यूज करने देती है। तभी हमको दिखाते हैं कमांडर यान की ये बात सुनने के बाद में जो सेकंड आंट होती है वो ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में कहती हैं, यान वुयू, आप एक मिक्स्ड ह्यूमन है और गार्ड बर्न के एक छोटे से कमीने से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में एकदम से मिस यान बोलती हैं, बिना बोले आप कितने समय तक जीवित रह सकती हैं। और ये कहने के साथ में ही वो अपनी फ्लेम को एक्टिव कर देती हैं। उनके पास में फायर फ्लेम होती है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ढेर सारी आग फैलना स्टार्ट कर देती है। उनकी इस फायर को देखने के बाद में जो सेकंड आंट होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती, क्या ये तुम क्या करने जा रही हो। और तभी दिखाते हैं कुछ समय बाद उसकी जो फ्लेम होती है आंट को घेरना स्टार्ट कर देती है। मिस यान की फ्लेम अपने पास आते हुए देख के आंट और ज्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है, क्या ऐसा मत करो, मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर कुछ समय बाद दिखाते हैं कि वो जो फ्लेम होती है वो पूरी तरह से सेकंड आंट को जला रही होती है और तभी सेकंड आंट उसकी फ्लेम में जलते हुए चिल्ला के बोलती है, कमांडर प्लीज मुझ जैसे इस खराब विलन को याद नहीं है, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यान जो है उसके पास आकर इशारा करते हुए बोलती है, मैं चाहती हूँ ट्रांसफॉर्म क्रिएचर्स। फिर गुस्से में बोलती है, दूसरे लोग सभी यहाँ से चले जाएं। फिर इसके बाद दिखाते हैं कमांडर यान आंट की और पास आ जाती है और उसके पास आकर बोलती है, अगर आप ज्यादा हिलते नहीं हैं तो बस मर जाएंगे। और गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि आंट्स के बॉडीगार्ड ने उनको बचा लिया होता है और किसी तरीके से बचा के वो उसको वापस ले जा रहे होते हैं उसका इलाज कराने के लिए। और हमको दिखाते हैं कमांडर यान बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है सेकंड आंट के ऊपर। तभी पीछे से हमारा हीरो यिन कमांडर यान की तरफ आ रहा होता है और वो मन में सोचता है, मैं उन सब लोगों को हराने के लिए ऊपर से नीचे आया, लेकिन इस औरत ने मुझसे मेरे सारे रोल छीन लिए। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये सारे समूह सब बकवास है। फिर भी जब मैं वापस आया तो मैंने देखा ह्यूमन जाति ने इस दुनिया में जीवित रहने और अपने विकसित होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। फिर हमें जिन बताता है, लेकिन केवल 200 साल पहले ही इनमें पतित हो चुके हैं या तबाही के रास्ते पर है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे जिन उनके पास जा रहा होता है तभी उतने में मिस यिन आती है, कमांडर यान के पीछे से पकड़ लेती है खूब प्यार से और पकड़ने के बाद कहती है, ठीक है अपने आप पर इतना कठोर मत बनो, तुम्हारे बालों में आग लग जाएगी। और हमें दिखाते हैं मिस यान एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसको किसने पकड़ लिया पीछे से। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं जब मिस यान देखती है कि पीछे मिस यिन खड़ी है और उसने उसको पकड़ा है, तभी वो उसके गाल नोचते हुए उसको बोलती है, अच्छा ऐसा है, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, जो परीक्षण था वो फेल हो गया है और आप अभी भी छोटा सफेद फेस उठाने की मूड में हैं। क्या अब भी मेरे लिए कोई फेस है जो आपकी पहचान के साथ आपकी मदद कर सके। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं मिस यान उसके गाल इतने ज्यादा तेज नोच रही होती है कि मिस यान एकदम से बोलती है, रुक जाओ, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, मैं निश्चित रूप से सिरम पर कड़ी मेहनत करूंगी, प्लीज छोड़ दो। फिर गाइस वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक गार्डन का सीन और फिर हमको दिखाया जाता है कि उस गार्डन के अंदर मिस यान और मिस यिन दोनों टहल रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। और तभी बात करते हुए बोलती हैं, जाओ फैमिली ट्रांसफॉर्म क्रीचर पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर मिस यान बोलती हैं, सच में जब मैंने गॉड्स के खंडरों की जांच कर रही थी तो मैंने पाया कि झो फैमिली भी इन सब में शामिल थी। फिर आगे बढ़ते हुए सोचते हुए कहती है, हालांकि झो फैमिली भी एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाली फैमिली है और इससे निपटना थोड़ा मुश्किल है। फिर ऐसे ही उन लोग बातचीत करते हुए आगे क्यों निकल आते हैं और तभी मिस यान बोलती है, ज़ेरू मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मिस यान की बात सुनने के बाद में मिस यिन जिनको ज़ेरू बोला जाता है वो हंसते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, मुझे बताओ तुम मुझसे किस तरह की मदद करवाना चाहती हो। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में मिस यान तो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सेड्यूस करो झो पेंगचेंग को। और गाइस मिस यान ने इतनी मस्त मजाक किया होता है मिस यिन के साथ में कि जिससे कि मिस यिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और हमें दिखाते हैं उस पैलेस में बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और मिस यिन बोलती है चिल्लाते हुए, यान वुयू तुम नरक में जाओ, तुम कैसी मजाक कर रहे हो मुझसे। फिर गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लैब दिखाते हैं। उस लैब में बहुत से साइंटिस्ट होते हैं जो कि आपस में काम कर रहे होते हैं। तभी उसमें से एक साइंटिस्ट बोलता है, मिस यिन क्या आपको पक्का सही लगा है कि हाँ ये ठीक
ठीक है? फिर वो कहता है हाँ, भले ही आप पारंपरिक चाइनीज मेडिसिन को उबाल लें और मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के 1 वर्ष का अनुपात भी महत्वपूर्ण है। मिस यिन उस साइंटिस्ट डॉक्टर की बात सुनने के बाद में झिझक जाती है और अपने आप को संभालते हुए कहती है क्या करना है यह आपको पता है और मुझे भी पता है, ये एक एल्केमी है। तभी वो डॉक्टर बोलता है लेकिन मिस, और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो सिरम जिसके चक्कर में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ था, और उस सिरम के साथ में नीचे दिखाते हैं कि करंट टेम्परेचर 666। फिर हमें दिखाते हैं वही डॉक्टर जिसने लेकिन बोला था, वही डॉक्टर बोलता है मिस यिन के लिए एल्केमी बनाना किस प्रकार की उपयोगी है? क्या आप टेस्ट ट्यूब हीटिंग के लिए एल्केमी भट्टियों का यूज नहीं करती हैं? उस डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा हंसने लगती हैं और स्माइल करते हुए बोलती है डॉक्टर, ये लेटेस्ट टाइप की एल्केमी है और यहाँ पर हम इसको हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों, और मिस यान थोड़ा घबरा जाती है और गुस्साते हुए अपने मन में कहती है धिक्कार है, मैं उस छोटे डीमन की बकवास भरी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ। मतलब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी एल्केमी परफॉर्म हो रही है वो बेसिकली जिन की बातों के हिसाब से हो रही है। फिर मिस यिन उस पल में चली जाती है जब जिन के साथ में वो खड़ी होकर बात कर रही होती है और हमें दिखाते हैं वो एक जंगल का सीन होता है दोस्तों। तभी मिस यिन बताती है क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो अनुवांशिक गॉड्स के इफेक्ट को कम करता है? क्या यह आसान नहीं है? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो जिन उस झील की तरफ इशारा करते हुए मिस यिन को बताता है बस इस झील में क्विंटन के फूलों का यूज करें और गूदे को पीसने और निकालने के लिए और कंगुआ घास को 1 घंटे के लिए लगातार तापमान पर गर्म करने के लिए। वो ये मन में सोच ही रही होती है, तभी कोई बोलता है क्या ये क्या है? तभी मिस यिन को उस सपने से जगाते हुए बोलता है मिस यिन यहाँ देखिए। और गाइस सभी में दिखाते हैं जो टेस्ट ट्यूब ग्लास होता है जिसमें उसने फूलों के रस को डलवाया होता है गर्म करवाने के लिए। तभी दिखाते हैं वहाँ पे वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जूस होता है वो सारा का सारा घूमना स्टार्ट कर देता है बहुत तेजी से। इसको देखने के बाद में वो सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। मिस यिन उसको देखने के बाद बोलती क्या ये क्या हो रहा है? क्योंकि गाइस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने के बाद में भी अभी तक ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे होने लगा अपने आप। और तभी दिखाते हैं हमें वो जितना भी जूस होता है, जितना भी वहाँ पे फूलों का रस होता है, सारा का सारा बहुत तेजी से घूमते घूमते वो एक पिल में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जो वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, सारे के सारे इस प्रोसेस को होते हुए देखने के बाद में उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? और तभी उसमें से कोई चिल्ला के बोलता है ये तो सच में हो गया, क्या बात है। गाइस हमें दिखाते हैं जो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था मिस यिन से, वो एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है मिस यिन प्लीज बताइए इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको कैसे बनाया है आपने? और गाइस हमें दिखाते हैं सारे के सारे शॉक्ड होने के साथ में ही वहाँ पे एक डॉक्टर एकदम पास आ जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके एकदम तोते उड़े हुए होते हैं दोस्तों। और हमें दिखाते हैं वो जो गंजा वाला साइंटिस्ट आता है दोस्तों, वो अपने सिस्टम के अंदर जो पिल तैयार हुई है उसके सारे फॉर्मूलेस को अटैच करने के बाद में ह्यूमंस बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको पता लगा रहा होता है। तभी मिस यिन बोलती है ये कैसा है, इसका यूज किया जा सकता है कि नहीं? और दोस्तों जब वो साइंटिस्ट इस पिल की पूरी जांच करता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है ये डाटा गलत नहीं हो सकता है, तो यह छोटी सी गोली 1 टन जेनेटिक मेडिसिन के दुष्प्रभाव को प्रतिकार कर सकती है, मतलब उनके साइड इफेक्ट है उनको खत्म कर सकती है। और तभी गाइस हमें दिखाते हैं वो डॉक्टर पीछे पलटता है मिस यिन की तरफ और उससे पूछता है मिस यिन ऐसे इफेक्ट के साथ ये जो हमने पिल बनाई है ये तो हमारी दुनिया में एक नई उपलब्धि हुई है, क्योंकि जिस विधि का यूज किया है हमने ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यिन तो शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए बोलती है कौन सी शिक्षाविद, मतलब कि कौन सी एकेडमी से इसने मतलब सीखा ही है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको शहर के बाहरी इलाके में इकोलॉजिकल पार्क दिखाते हैं दोस्तों। फिर हमको दिखाते हैं कुछ समय बाद का सीन, वहाँ पे जिन चल के आ रहा होता है और अपने मन में सोचता है जब मैं बुरी तरह से घायल हो गया था तो ऐसा लगता है कि मैं इसी के भीतर भाग गया था मैं, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली यिन जिराओ ने एक इकोलॉजिकल पार्क को बनाया है। फिर हमको दिखाते हैं जिन यही सब बातों को सोचता हुआ आगे की ओर आ रहा था, लेकिन तभी उतने में एक पीछे से पिंक कलर का टाइगर दोस्तों उछलता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और उस टाइगर का पंजा जिन के एकदम सर के पास आ जाता है। लेकिन इस टाइगर को नहीं मालूम था जिन बहुत पावरफुल है, उसको अगल बगल का पहले से पता चल जाता है। जिन कुछ करता नहीं है, जैसे ही टाइगर उसके पास आ जाता है वो हल्का सा डॉज करता है, उसके मुंह पे एक घूंसा मारता है बुम, और टाइगर की हालत वहाँ खराब हो जाती है। गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि जिन ने टाइगर को ऐसा मारा होता है टाइगर का पूरा जबड़ा हिल जाता है दोस्तों, और टाइगर वहीं किनारे बैठा हुआ रो रहा होता है अपनी दुम पकड़ के। टाइगर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जिन सोचता है आर्टिफिशियल ढंग से पाले गए बाघ में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है। फिर जिन उस बाघ को देखते हुए सोचता
सोचता है ये तो थोड़ा अजीब है, या मेरे ठीक होने के दौरान निकले गए ब्लड के ऑरा से भरे हुए डिस्चार्ज के कारण ये प्रभाव होना चाहिए। और तभी में दिखाते हैं जिन ये बात को सोच ही रहा होता है, तभी उतने में मिस यिन पीछे से भागती हुई आ रही होती है। मिस यिन को पीछे देख के वो सोचता ये भी आ गई यहाँ पे। फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन जिन के पास आने के बाद भागते हुए बहुत ज्यादा थक जाती है और हाँफते हुए जिन से बोलती है, गुइजियान पिल फार्मूला जो तुमने मुझे दिया था उसका ग्रेड कितना है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिन बताता है, क्या उसने काम नहीं किया क्या जो मैंने आपको बताया था? अगर इसने काम नहीं किया तो मैं इसे फिर से और अच्छे से पावरफुल बनाने के लिए उसके फॉर्मूले को बदल दूंगा, फिर देखता हूँ मैं कि काम करता है कि नहीं, फिर तो पक्के तौर पे काम करना चाहिए। जिन की दोस्तों ये बात सुनने के बाद में मिस यिन की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके लिए तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। और उसकी बात सुनने के बाद में मन में सोचती है, क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, इसे और पावरफुल बनाने में काफी है ये और इसे पावरफुल बना सकता है, मतलब वो ये बात को अपने मन में सोच ही रही होती है। लेकिन तभी उतने में वहाँ पे उसका जो वॉच होता है वो रिंग करता है, तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है, ये क्या, अब ये क्या, ये क्यों रिंग हो रही है। उनको बताते हैं कि यान वुयू ने बहुत ढेर सारे मैसेजेस करे होते हैं उसको। यान वुयू ने क्यों मैसेजेस करे हैं मेरे को? और गाइस हमें उन मैसेजेस के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों ये मैसेजेस थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मैं आप लेप के लगा दूंगा, अगर इसको पढ़ने का मन करे वो पढ़ सकता है, तो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो सारे मैसेज को देखने के बाद में जिन मिस यिन से पूछता है, मिस यिन ये LSP का मतलब क्या है? जिन को जवाब देते हुए मिस यिन बताती है, पिनयिन की शुरुआत उस अक्षर से होती है जो आप चाहते हैं। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना जिन कुछ सोचने लगता है, सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो सारे के सारे पुराने बेवकूफ। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं उतने में मिस यिन के पास यान वुयू की वीडियो कॉल आ जाती है। और तभी वहाँ से यान वुयू बोलती है, ज़ियारू झोउ फैमिली ने यहाँ लोगों को खोजने और बदलने के लिए चुना है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि उन्होंने डेविल के पाथ पर ट्रांसफॉर्म पीपल को बनाने में महारत हासिल कर ली है। फिर मिस यिन से बोलती है, आज झोउ चेंगपेंग की बर्थडे पार्टी है, लेबोरेटरी के डिफेंस सिस्टम को वहाँ पे रिलैक्स कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, या एक बढ़िया अवसर है हम लोगों के लिए अंदर घुसने का। और गाइस मुझे देखने में मिस यान बहुत सेक्सी लग रही है, उसके बलून से लेके सब चीज बहुत बढ़िया फिगर लगता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मिस यान कैसी लगी। और तभी मिस यान बताती है, आपको बाद में झोउ चेंगपेंग को लुभाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप उन्हें वापस पकड़ती हैं मेरी टीम के लोग और मैंने जांच में घुसपैठ करने का अवसर ढूंढ लूंगी, किस तरह से लेबोरेटरी में किस तरह से घुसा जाए अंदर। मिस यान की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन एकदम से बोलती, क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर गाइस फोन कट जाता है और तभी मिस यिन अपने हीरो की तरफ एक क्रीपी लुक देते हुए कहती है और ब्लश भी कर रही होती है, जिया गुइजियान या लगभग रात के खाने का समय है, क्या आप मेरे साथ रात के खाने पर जाना चाहते हैं? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुइजियान उससे कहता है, बेशक, इसमें कोई पूछने की बात है, इस तरह की अच्छी चीज मेरे बिना कैसे हो सकती है। फिर मिस यिन कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए कहती है, लेकिन बर्थडे पार्टी में तो गिफ्ट देने होते हैं और मैं उसे कुछ भी अच्छा नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं उसे क्या दूं? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में तो अपना हीरो जिन एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी उनसे बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं फिर तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट को तैयार करूंगा, मैं झोउ चेंगपेंग को मारना सुनिश्चित करूंगा। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी उसका हाथ पकड़ के अपने बलून से लड़ाने लगती है और उससे प्यार करते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, प्लीज जल्दी करो। और अपना हीरो उसको ऐसा करते हुए देख रहा होता है कि यार ये तो बहुत सॉफ्ट है। फिर गाइस वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं बर्थडे पार्टी की जगह, जहाँ पे झोउ चेंगपेंग की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो जिया गुइजियान और मिस यिन दोनों को दोनों वेल ड्रेसअप करने के बाद में दोस्तों आगे आ रहे हो पार्टी वाली प्लेस में जाने के लिए। तभी मिस यिन जिया गुइजियान से बोलती है, मैं बस तुम्हारे साथ अंदर जाना चाहती हूँ, जिससे कि वे शक नहीं करेंगे। बेशक, क्यों नहीं, बॉडीगार्ड वाली इस महिला का जो स्टेटस है वो कोई नॉर्मल नहीं है। और गाइस हमें दिखाते हैं कि मतलब मिस यिन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, एकदम वो दोनों को जो कपल होता है दोस्तों बहुत प्यारा लग रहा होता है। और तभी मिस यिन आगे जाते हुए अपने हीरो जिया गुइजियान के बारे में सोच रही होती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का सूट में इतना ज्यादा हैंडसम लगेगा, मेरी तो आंखें इसके ऊपर से हट ही नहीं रही हैं। और साथ ही ये सोचने के बाद में ब्लश कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बटलर खड़ा हुआ होता है और तभी वो उनसे बोलता है, डियर गेस्ट प्लीज इधर आइए। और गाइस हमें दिखाया जाता है जैसे मिस यिन अंदर जाती है गेट खोलने के बाद में, वैसे ही वहाँ के जितने भी लड़के होते हैं सारे के सारे ठरक जाते हैं एकदम बुरी तरह से और अपनी हवस बाहर निकालते हुए कहते हैं, वाह ये अफवाह तो बिल्कुल सच है, ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और तभी दूसरा बोलता है, अगर यह मेरी औरत होती तो मजा आ जाती, मैं तो उस फील को करने के बाद में मौज में आ गया। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो उसकी गर्लफ्रेंड बगल में खड़ी होती है वो बहुत ज्यादा खिसिया जाती है और खिसियाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, क्या यह सिर्फ एक चुलबुली मस्त एक सूट पहने हुए इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें? और तभी इसकी ये बात सुनने के बाद में जो बगल में लड़की खड़ी होती है वो बोलती है, क्या बात, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिन में सपना देख रही हूँ। और गाइस हमें आखिरकार ये सारी
सारी बातों का कारण पता चलता है, हमारी मिस यिन। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, हॉट बिल्कुल गाइस, एक एंजल परी, फुल गॉर्जियस गर्ल लग रही है एकदम। और कमेंट में जरूर बताइएगा किसको ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए। मिस यिन को ऐसे देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो उसको देखते हुए सोचता है, फॉक्स स्पिरिट अच्छा नहीं दिख सकता, ये अपनी चार्म फैला रही है। और तभी गाइस हमें दिखाया जाता है सामने से झाओ चेंगपेंग आ रहा होता है और वो मिस यिन को देखते हुए कहता है, जियारू बहुत लंबे समय से नहीं देखा आपको, आप कैसे हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं जो सेकंड आंट थी इसी का रिश्ता लेके आई थी मिस यिन के पास में, इसी से शादी कराने की सोच रही थी वो। और तभी दोस्तों दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग उसकी तरफ हाई करते हुए बोलता है, तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो, आप तो पूरी भीड़ में सबसे अलग दिख रही हैं, इतनी खूबसूरत हैं आप। मिस यिन झाओ चेंगपेंग की ये बात सुनने के बाद में थोड़ा सा स्माइल करने लगती है और हंसते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच जो आपने मेरी इतनी तारीफ करी, ये लीजिए यह आपके लिए जन्मदिन का गिफ्ट है, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और गाइस ये जो बोल रही होती है मिस यिन बस खाली ऊपरी मन से बोल रही होती है। और तभी वो सोचती है, झाओ चेंगपेंग आपको थोड़ी देर के लिए बस खाली खुश होने दूंगी मैं। और तभी गाइस हमें दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग अपने गिफ्ट को खोल के देखता है और उस गिफ्ट को देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाता है, अरे वाह क्या बात। और तभी गाइस वो पब्लिकली उस गिफ्ट को दिखाता है सबको और देखते हुए कहता है, मैजिक वेपन। और सब लोग भी उस गिफ्ट को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाते हैं। गाइस खाली ये देख ही रहा होता है लेकिन तभी उतने में मिस यिन अपनी गन निकाल लेती है और गन निकालने के बाद कहती है, ये बिल्कुल सही है, ये एक डिफेंसिव वेपन है जो एक पार्टिकल बीम गन के वार को भी रोक सकता है। हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में मिस यिन ने अपनी गन से फायर कर देती है और गाइस जैसे ही वो पार्टिकल बीम निकलती है अटैक करने के लिए, जो डिफेंसिव मैजिक वेपन होता है दोस्तों वो सीधे उस पर जाकर लड़ती है और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और गाइस हमें इस वेपन के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा ही मजबूत वेपन है और वहाँ खड़े सारे के सारे लोग उस वेपन की इस काबिलियत को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और शॉक्ड होते हुए एक कहता है, ये डिफेंसिव पावर कम से कम एक हाई लेवल का मैजिक वेपन है। तभी दूसरा बोलता है, गॉड्स की संख्या बहुत घटती जा रही है, मैजिक वेपन दुर्लभ और दुर्लभ होते जा रहे हैं और हर एक मैजिक वेपन के मूल्य बहुत ज्यादा होता है। और तभी तीसरा बोलता है, ये यिन जियारू उन्हें कैसे दे सकती है, ये तो बहुत ज्यादा कीमती वेपन है। और फिर हमें दिखाते हैं एक आदमी बहुत सूट बूट वाला और उसके बगल की लड़की भी बहुत अच्छी है। वो कहता है, ये सच में बहुत उड़ाऊ बहुत असली खर्चीली औरत है, ये तो गिफ्ट में भी देने से पहले सोचती नहीं कितनी महंगी चीज दे रही हूँ मैं। और तभी गाइस सीन चेंज होता है और झाओ चेंगपेंग को दिखाया जाता है और झाओ चेंगपेंग उस मैजिक वेपन को देखने के बाद सोचता है, क्या ये औरत बुद्धिहीन है, इसके पास दिमाग नहीं है क्या जो इतना कीमती वेपन मेरे को दे रही है। फिर अपने मन में सोचता है, दुर्भाग्य से उसके लिए, भले ही उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है लेकिन फिर भी मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मतलब दोस्तों इसका एक अलग ही प्लान चल रहा है इस पार्टी में। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कमांडर यान की टीम दूसरे साइड से झाओ चेंगपेंग के लेबोरेटरी पर धावा बोलने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और तभी में दिखाते हैं कमांडर यान के कमांड में जिनकी टीम होती है वो दूसरे साइड पहाड़ों की तरफ से वो जा रहे होते हैं। और तभी कोई बोलता है, यान टीम का पता चला है। फिर हमको दिखाते हैं कमांडर यान की टीम का एक स्कॉट जो होता है वो अपनी विंडो को देखते हुए कहता है, इस प्लेस से एंटर करना पूरी तरह से सभी लेवल्स के गार्डों से बच सकते हैं और सीधे रिसर्च इंस्टीट्यूट तक पहुंचा जा सकता है। उसकी ये बात सुनने के बाद कमांडर यान बोलती हैं, तो ठीक है इसको शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगी। फिर हमको दिखाया जाता है कमांडर यान के 2 स्क्वाड टीम मेंबर्स आगे की ओर बढ़ते हैं और एक जगह पे हाथ रखते हैं और उस जगह पे हाथ रखने के बाद बोलते हैं, खुल जाओ। और गाइस जैसे ही वो उस पे हाथ रखते हैं और खुलने की बात बोलते हैं, वो जो जमीन होती है वो अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाती है और बीच से एक ब्राइट लाइट निकल रही होती है। और अगले पल हमें दिखाया जाता है उस जगह में एक सुरंग टाइप बनना स्टार्ट हो जाता है। उन दोनों के वहाँ छूते ही एक गेट टाइप होल टाइप बनना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वो होल आगे की ओर बढ़ रहा होता है जिसके पीछे पीछे कमांडर यान जा रही होती है। तभी कमांडर यान वुयू उनकी तरफ देखती हुए कहती है, दीवार के बीच से जाओ और अंदर भागो, जल्दी करो। और गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। उन लोग उसी तरह से खुदाई करते हुए मतलब अपनी पावर को यूज करते हुए लेबोरेटरी तक पहुंच जाते हैं और हमें लेबोरेटरी का गेट दिख रहा होता है और सामने फिर से उन लोग अपनी पावर को यूज कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तभी उनका जो टीम मेंबर होता है फिर से अपना हाथ रखता है एक जगह पे और बोलता है, खुल जाओ। और गाइस हमें दिखाते हैं उसका बस इतना करना होता है कि वहाँ की वो जमीन टूटना शुरू हो जाती है और एक धमाका होता है, बुम, और वहाँ पे पत्थर उड़ रहे होते हैं उस धमाके के इम्पैक्ट से। और तभी गाइस हमें दिखाई जाती है लेबोरेटरी जहाँ पे उन सबको आना था और वो लोग बिल्कुल सही सलामत वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे जाने के बाद में कमांडर यांग बोलती हैं, गलत, यहाँ पे कुछ तो गलत है। तभी उनके साथ के टीम मेंबर बोलता है, कोई क्यों नहीं है यहाँ पे, ये पूरी खाली क्यों पड़ी हुई है। वो लोग इस तरह के खाली लेबोरेटरी को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कमांडर यान का टीम का एक मेंबर आता है और उनको बताता है टीम ने बिना किसी उपयोगी जानकारी के यह अनुमान लगाया है कि झो फैमिली ने लंबे समय से इस जगह को पूरी तरह साफ कर दिया है। अपने टीम मेंबर की ये बात सुनने के
के बाद में कमांडर यान बोलती है या नहीं होना चाहिए था, बायोसे में निश्चित रूप से लाशों के ढेर सारे निशान होंगे, देखो चेक करो वहाँ पे। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कमांडर यान को, कमांडर यान जो देखने में बहुत खूबसूरत है, पटाखा माल। तभी वो कहती हैं ये होना इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो सब कुछ छिपा दिया गया है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कमांडर मिस यान उस जगह की तलाशी ले रही होती, नीचे के एरिया को समझ रही होती, स्कैन कर रही होती अपनी पावर से, और वहाँ बैठ के चीजों को समझ रही होती है। और उसको देखने के बाद कहती है ये जगह ये तो सिर्फ एक कवर अप है। और गाइस सच में कमांडर यान का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैं तो कमांडर यान का दीवाना बन गया हूँ। फिर गाइस सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कमांडर यान उस जगह को पूरी तरह से स्कैन कर रही होती है, जमीन के नीचे तक की जगह को, और उस जगह को फील करते हुए कहती है और सही रास्ते के लिए जो रियल एंट्रेंस है झाओ फैमिली के विला के गहराइयों में जमीन के अंदर है। और तभी गाइस हमको दिखाया जाता है उनका मैप, उनका विला, झाओ फैमिली का विला दिखाया जाता है। तो वहाँ पे सुरंग नीचे की ओर बनी होती जो एक दूसरे से अलग अलग जगह से जुड़ी हुई होती है। और गाइस मेरे को देखने में तो ये चींटी के जैसे नहीं होता है, वो जो दिखाते हैं शीशे में बना के मट्टी वाला रास्ता, बिल्कुल वैसा लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमको झाओ फैमिली का विला दिखाया जाता है, जहाँ पे खूब डांस पार्टी सारे मजे चल रहे होते हैं। वहाँ पे कपल्स डांस हो रहा होता है, सब एक दूसरे को पकड़ के झूम रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है अपना हीरो जिन और अपनी मस्त पटाखा आइटम मिस यिन। मिस यिन आराम से पेस्ट्री या कुछ खा रही होती हैं और खाते हुए अपने हीरो से बोलती हैं जी आगुजियान मैं अपनी बहन का पक्ष देखने के लिए चुपके से बाहर जाना चाहती हूँ। और तभी अपना हीरो जी आगुजियान अपनी पटाखा मिस यिन से कहता है क्या आपको लगता है कि आप उसे छोड़ चुके हैं? तभी मिस यिन उसकी ये बात सुनती हैं और चारों तरफ देख रही होती हैं पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा होता है। और तभी गाइस जब वो देख रही होती हैं तभी झाओपेंग उसके पास आता है और उसके पास आकर उससे पूछता है जियारू मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास आपको डांस करने के लिए आमंत्रित करने का सम्मान है, क्या मैं आपको डांस के लिए पूछ सकता हूँ? और हमारी मिस यिन उसकी इस हरकत को देख रही होती है, अब ये क्या चुतियापा करने वाला है यार। फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन अपने जिन को पकड़ लेती है और उसको पकड़ने के बाद कहती है मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मेरा ये प्रेमी है, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ डांस करूंगी। भाई साहब क्या जेर करी है। और दूसरी तरफ बेचारे जिन को कुछ मालूम ही नहीं है यहाँ खेल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और तभी मिस यिन अपने हीरो से बोलती है गुजियान चलो हम लोग डांस करते हैं चल के, लेट्स प्ले रॉक। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में झोउ चेंगपेंग उससे हंसते हुए बोलता है जियारू क्या आपको पक्की तौर पर लगता है कि आप अपने बॉडीगार्ड के साथ डांस कर सकते हैं? मजाक बनाना अच्छा नहीं है, ठीक है? झोउ चेंगपेंग की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन उसे रिप्लाई देते हुए कहती है नहीं मुझे पक्का तौर पे पता है, मैं उसे सिखा सकती हूँ डांस, तुम टेंशन ना लो। और तभी में दिखाते हैं मिस यिन अपने हीरो जिन को डांस सिखाना स्टार्ट करती है। और दोस्तों ये पल बहुत अच्छा देखने में लगता है। और मिस यिन अपने हीरो को बोलती है बस मेरी चाल का पालन करो और हाँ मेरे पैर पे कदम मत रखो, ठीक है? तो अपना हीरो बोलता है ठीक है मैडम मैं समझ गया। और तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो मस्त एकदम रंगबाजी में आ जाता है और बोलता है चलो ठीक है फिर मैं आपको डांस सिखाता हूँ, आप मुझे डांस सिखाएंगे। उसकी इस तरह के एटीट्यूड को देखने के बाद में मिस यिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। और गाइस यहाँ अपना हीरो बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। हीरो की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में मिस यिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ में वो ब्लश करने लगती है और अपने मन में सोचती है यह आदमी सच में डांस कर सकता है, क्या ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसे सीख सकूं? और तभी गाइस दिखाते हैं हमको कि अपना हीरो और मिस यिन दोनों के दोनों डांस स्टेप के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो धीरे धीरे करके डांस को लिए एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। और तभी हीरो बोलता है इसमें कुछ अजीब बात नहीं है, ये डांस नॉर्मल कॉमन है। फिर कहता है ब्यूटी एक आपका पार्ट है हेवन के रास्ते का, मैं इस बात की व्याख्या कर सकता हूँ, अगर आप इसको अपने दिल से एहसास करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। मिस यिन के साथ डांस करते हुए हीरो अपने मन में सोचता है जब आप एक सुंदर लड़की के साथ डांस कर रहे हो तो आप एक आत्मज्ञान के मार्ग पर उल्लेख करने से कैसे पीछे हो सकते हैं। और गाइस हमें दिखाया जाता है मिस यिन और जिन दोनों इतना प्यारा इतना मस्त डांस कर रहे होते हैं कि वहाँ की जितनी लड़कियां होती हैं वो सब तो उनकी दीवानी हो जाती हैं। और उसको देखते हुए एक लड़की कहती है आपको ऐसा बॉडीगार्ड कहाँ से मिला जो इतना हैंडसम है? दूसरी लड़की कहती है हाँ मुझे उन्हें डांस के लिए बाहर ले जाना है, हाँ ऐसे बॉडीगार्ड को अपने साथ डांस के लिए बाहर ले जाने में बहुत गर्व होगा। और तभी रेड ड्रेस वाली लड़की बोलती है चलो भी आप में से 80% लोग ऐसे हैं जो खुद जियारू द्वारा उठाए गए हैं और आप रात में वापस जाने पर नहीं बता सकते। फिर गाइस हमको दिखाया जाता है अपने घोंचू झोउ चेंगपेंग को उसकी बहुत बुरी तरीके जल चुकी होती है कि वो दोनों इतना अच्छा इतना मस्त डांस कर रहे होते हैं। और तभी वो अपने ग्लास में वाइन पकड़े होता है और उसे पकड़े हुए गुस्से में हिलाते हुए कहता है यिन ज़ायरू क्या आप जानबूझकर मुझे उकसा रही हैं? अब इसकी जल ली तो उसमें उसकी क्या गलती है भाई? झोउ चेंगपेंग ये सब सोच रहा होता है तभी उतने में उसके पीछे एक आदमी आता है और झोउ चेंगपेंग से बोलता है योर मास्टर किसी ने सीक्रेट पैसेज पर अटैक किया है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में झोउ चेंगपेंग हंसने लगता है और
हंसते हुए एक इविल स्माइल करके कहता है ऐसा लगता है कि इसे फाड़ने का समय आ गया है, और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जैसे कि उसके फेस पे देख सकते हैं आप, जो नस है इतनी भयानक उभर के आ गई है। फिर सीन हमारा शिफ्ट मिस यान के ऊपर हो जाता है दोस्तों। मिस यान और उसकी टीम आगे की ओर बढ़ रही हो, तभी मिस यान अपनी वॉच की तरफ देखते हुए सोचती है एनर्जी में उतार चढ़ाव अधिक से अधिक तीव्र होता जा रहा है, वो जगह जल्द ही आनी चाहिए। और तभी ये बात कहने के बाद में मिस यान आगे जा रही होती है और फिर पीछे पलटती हैं और अपनी टीम मेंबर से बोलती हैं तैयार हो जाओ, सब तरफ ध्यान बना के रखना। उनकी ये बात सुनने के बाद उनके टीम मेंबर बोलते हैं ठीक है हम समझ गए मैम। और तभी दिखाते हैं दोस्तों हमको कि उन लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद में बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं और भागते हुए आगे की ओर जा रहे होते हैं। और तभी दिखाते हैं हमें कुछ समय बाद मिस यान एक जगह पे रुक जाती है और रुकने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के साथ कहती है ये तो। और गाइस ये हमें अब बाद में पता चलेगा कि मिस यान ने यहाँ पे क्या देख लिया है जिस कारण से शॉक्ड हो गई है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको कमांडर यान आगे बढ़ते हुए कुछ देख के शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे रुक जाती है। और तभी वो जगह देखने के साथ में वो शॉक्ड होते हुए कहती है पृथ्वी की गहराई में ऐसी जगह कैसे हो सकती है। और फिर गाइस हमको दिखाई जाती है वो जगह, वहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना हुआ होता है और जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं। आई थिंक दोस्तों इनको पता चल गया था कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी की डिफेंस के लिए इन लोग यहाँ पे खड़े हैं। और दोस्तों वहाँ पे खूब ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है उस जगह से। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ नीचे गहराइयों में खूब ढेर सारे डीमन बीस्ट होते हैं जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हर प्रजाति के वहाँ पे डीमन बीस्ट होते हैं, भेड़िया, वुल्फ, पैंथर, बियर, डियर, सब तरह के। और दूसरी साइड दोस्तों में दिखाया जाता है वो जो लोग खड़े होते हैं वहाँ फॉर्मेशन बना के, वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उन डीमन बीस्ट को रोक रहे होते हैं ऊपर आने से पहले। और फिर हमको दिखाया जाता है दोस्तों वहाँ पे इतने ढेर सारे डीमंस को देखने के बाद में कमांडर यान देखते हुए सोचती है आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है जो इतने ढेर सारे डीमन बीस्ट निकल रहे हैं। इन डीमंस के गठन के लिए, गॉड्स के अवतरण के लिए जो फॉर्मेशन है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों में दिखाया जाता है वहाँ पे जो डीमंस होते हैं वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और साथ ही साथ एक स्नेक डीमन भी होता है जो ड्रैगन पैटर्न में होता है। फिर वो उन लोगों की तरफ देखती है जो फॉर्मेशन बना रहे होते हैं और तभी वो उनकी तरफ देखते हुए सोचती है वे लोग कौन है, वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। कमांडर यान ये बात सोच ही रही होती, तभी उतने में कमांडर यान को कोई पुकार के बोलता है जनरल यान आप यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हैं। और तभी मिस यान पलट के देखती है और कहती है कौन है, किसने मुझे पुकारा। और तभी हमको दिखाया जाता है दोस्तों एक लेडी होती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और तभी वो कहती है मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए अगर आप ब्लड के इस समुद्र को ऊपर उठने देते हैं। फिर कहती है सेंग्यू सिटी, मुझे डर है कि इंसान भी डीमंस बन जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते वो लेडी फिर बोलती है हम जो कर रहे हैं वो इसे प्योरीफाई कर रहे हैं, इन जानवरों को इस फॉर्मेशन से पीड़ित बनाने के लिए गठन का आग्रह कर रहे हैं। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में कमांडर यान उसकी तरफ देखते हुए उसी की तरह एटीट्यूड में बोलती हैं मुझे मत बताओ कि तुम अच्छे काम कर रही हो, ठीक है। कमांडर यान की ये बात सुनने के बाद में वो लेडी उससे हंसते हुए बोलती है यह सच नहीं है, जब हम उस स्थान को क्योर कर लेते हैं बेशक होली ब्लड को ले लिया जाना चाहिए। फिर कहती है लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं है मेरा। फिर वो लेडी मिस यान को पटाते हुए समझाते हुए कहती है ज्यादा से ज्यादा ये है जो फैमिली के साथ हमारे कुछ सहयोगी संबंध है। और गाइस जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉमिक में जितनी भी लड़कियां आती हैं उन सारे के बैलून्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि इसके हैं, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है भी। फिर वो मिस यान की तरफ हंसते हुए कहती है लेकिन जनरल यान हमारे कॉमन गॉडली ब्लड लाइन के वास्ते प्लीज। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि जनरल यान और वो लेडी आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी बोलती है मौत से मत लड़ो, हम आपको प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद छोड़ देंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यान उससे कहती है आहा, आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगी, क्या तुम इतनी शरीफ औरत हो। फिर वो कहती हैं आप लोग स्पष्ट रूप से गॉड्स पर दोष लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस यान की ये बात सुनने के बाद में वो लेडी शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है अगर यह सच में गॉड्स के वंशज हैं तो यह मनुष्य है जो ब्लड के समुद्र में निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट से पीड़ित है। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है वो जो लेडी होती है इतना बोलने के बाद में अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहती है अनाड़ी तरीके ने कमांडर यान को हंसा दिया, आखिरकार एक फेमस मिलिट्री के जनरल को मारना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। और गाइस उसके ये कहने के साथ में जो उसके साथी होते हैं सारे के सारे अपनी स्पेल का यूज करते हैं और शायद जो नीचे से धुआं निकल रहा होता है प्यूरिफिकेशन का, उस धुएं को आगे की ओर बढ़ा रहे होते हैं। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जो लेडी हवा में उड़ रही थी अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ में उसको शेयर करने लगते हैं। उसके पास पहुंचने के बाद में एक ह्यूमन खोपड़ी का रूप लेने लगता है जो कि देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं वो लेडी अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर
देती है और इंक्रीज करते हुए कहती है, कमांडर यान को अब मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी गाइस वहाँ पे हमें एक ह्यूमन स्केलेटन खोपड़ी दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, जिसके बीच में वो लेडी खड़ी होती है और हमें दिखाते हैं मिस यान उसको देख रही होती है और देखते हुए कहती है, आहा, बस इस तरह के स्टफ के साथ। और ये कहने के साथ में ही मिस यान अपनी पावर, जो उनकी फायर पावर होती है दोस्तों, उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देती है बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ ये कहने के बाद में वो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देती है। और गाइस हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है पर हवा में एकदम आखिरी में अपना हीरो बैठा हुआ होता है, जो कि उन दोनों लड़कियों की आपस में की हुई बातों को सुन रहा होता है। और तभी जब वो एक दूसरे से फाइट करने के लिए अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट करती हैं, अपना हीरो उनको देखते हुए कहता है, इतने लंबे समय तक दिमाग से लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है एक साइड हमारी कमांडर यान और दूसरे साइड वो लेडी, जिसने अपने दोस्तों की हेल्प से उनकी पावर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो और पावरफुल हो जाती है और वहाँ पे एक स्केलेटन खोपड़ी बन जाती है स्पिरिचुअल। और दूसरे साइड जो मिस यान होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के बाद में वो एक बहुत बड़ा भारी मुक्का बना के आगे भेज देती है उस लेडी पे अटैक करने के लिए। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं जैसे ही कमांडर यान का स्पिरिचुअल मुक्का आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उतने में ही वो जो लेडी होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के साथ में खूब ढेर सारी स्वॉर्ड्स बना लेती है। और तभी हमें दिखाते हैं एक साइड से कमांडर यान का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फायर का मुक्का आ रहा होता है और दूसरे साइड से वो लेडी अपनी खूब ढेर सारी स्वॉर्ड्स को बाहर निकालकर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो जिन जब उस लेडी की इस तरह की टेक्निक को देखता है तो अपने मन में सोचता है, क्या फ्लाइंग स्वॉर्ड्स, क्या ये लोग इमॉर्टल हैं? और दोस्तों और तभी ये बात वो बोल ही रहा होता है, तभी उतने में हमें दिखाते हैं वो जो स्वॉर्ड्स होती हैं, जैसे ही वो मिस यिन की तरफ जाते हैं, जैसे ही वो कमांडर यान की तरफ बढ़ती हैं उस पे अटैक करने के लिए, लेकिन कमांडर यान की फायर पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, जिस कारण से जैसे ही वो उसके फ्लेम के इम्पैक्ट में आते हैं वैसे ही वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। और कमांडर यान उसकी इस तरह के शॉट्स को पिघलते हुए देख के कहती है, क्या स्क्रैप्चर स्किल्स? जब अपना हीरो इस तरह की फायर पावर को देखता है वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, इतनी भयानक टेम्परेचर वाली हाई फ्लेम जो उसके साथ सोता है, बाल जलने से डरता है। और तभी गाइस हमको दिखाया जाता है बहुत भयानक मंजर, कमांडर यान की जो स्पिरिचुअल फायर फ्लेम्स होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरे एरिया में जो फॉर्मेशन होता है, जो भी चीजें होती है दोस्तों, पूरे एरिया में वो फैल जाती है, सब तरफ बस फ्लेम ही फ्लेम होती है, जो कि अपना भयानक मंजर दिखा रहे होते हैं। और वो फ्लेम दोस्तों यहाँ रुकती नहीं है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस फॉर्मेशन को पूरा तोड़ देती है। और साथ ही साथ जो ब्लड सी नीचे होता है दोस्तों, जिसमें मॉन्स्टर होते थे, उसका अटैक सीधे उस मॉन्स्टर के ब्लड सी के ऊपर जाके पड़ता है। जैसे वो लेडी देखती है कि उसकी पावर एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी उस सी ब्लड तक पहुंच रही है, तभी उतने वो मन में सोचती है, मैं उसे इसे लेने नहीं दे सकती हूँ। और तभी गाइस ये बोलने के साथ में ही वो दोनों आपस में फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और हमें दिखाते हैं एक तरफ से कमांडर यान और दूसरे साइड से वो लेडी आपस में फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे उस लेडी ने अटैक किया होता है दोस्तों, एक छोटा सा सीड टाइप होता है जो उसने कमांडर यान की तरफ फेंका होता है, तभी हमें दिखाया जाता है वो जो सीड होता है वो पास में जा रहा होता है और वो लेडी उस सीड को कमांडर यान की तरफ फेंकते हुए बोलती है, ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये कहने के साथ में वो कमांडर यान को बाय बाय कर रही होती है कि ठीक है कमांडर यान, तुम्हारा मेरा तोहफा तुम्हारे लिए तोहफा कबूल करेगा। कमांडर यान इस तरह के सीड को देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या ये क्या है? और वो सीड सीधे कमांडर यान की तरफ बढ़ रही होती है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे ही वो सीड कमांडर यान के फिंगर से लड़ने के बाद आगे बढ़ती है, उसमें से बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और कमांडर यान सोचती है, नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और वो बहुत घबरा रही होती है। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है कि वो जो सीड होता है कमांडर यान के एकदम क्लोज में आने के बाद में ब्लास्ट कर देता है, वहाँ पे वो फट जाता है और उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। कमांडर यान भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जिससे कि वो बच सके। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं कि वो जो लेडी होती है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए कमांडर यान से बोलती है, स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन के कमांडर होने के योग्य हम आपके विरोधी नहीं हैं। और तभी हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ ही वो अपनी एक स्किल का यूज करती है अपनी फिंगरों से, और तभी वहाँ पे बोलती है सील। और गाइस हमको दिखाते हैं कि उसके इतना बोलने से वहाँ पे जितना भी ब्लड सी होता है उसके अंदर से सारा ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो
हो जाता है बहुत जल्दी से, और वो सारा ब्लड एक सेंटर में जाके इकट्ठा हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों वो जो सारा ब्लड एक जगह पे इकट्ठा होता है वो एक ब्लड ड्रॉप में बदल जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और तभी हमको दिखाते हैं इस ब्लड ड्रॉप को देखने के बाद में कमांडर यार एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं, और शॉक्ड होने के बाद बोलती हैं खून का जो इतना बड़ा समुंदर है वह सच में खून की बस एक बूंद है। और ये सोचने के बाद में उनकी हालत थोड़ा खराब हो जाती है। कमांडर यान ये बात को सोच ही रही होती है, तभी उतने में जो उस लेडी ने वहाँ पे अपनी ट्रिक यूज करी थी और उस सारे समुंदर के जो ब्लड होता है उसको एक जगह पे सेंटर में एक ब्लड ड्रॉप में बदल देती है। वो उसको अपनी पावर से अपने साइड में खींच रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है वो जो ब्लड ड्रॉप होता है उस लेडी के एकदम हाथ के पास आ जाता है और उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। और वो लेडी उस ब्लड को देखते हुए बोलती है हमने इसे क्योर करने में 10 साल लगा दिए हैं, होली ब्लड की एक बूंद को। और तभी वो लेडी उस ब्लड ड्रॉप को बोलते हुए अपने फेस के पास ले आती है और तभी बोलती है मैं बिल्कुल चार्ज करने की हिम्मत नहीं करती, मैं केवल बार बार जानवरों की स्टील गन का यूज करती हूँ। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं दोस्तों वो जो लेडी होती है उस ब्लड ड्रॉप को अपने माथे पे लगा देती है, जिससे कि वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगती है। और वो कहती है क्योंकि कमांडर यान उनकी जगह लेने को तैयार है। और तभी दिखाते हैं जैसे वो ब्लड ड्रॉप उसके माथे जाके लगता है उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलना शुरू हो जाती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है वो एकदम वहाँ पे रोशनी में चमक रही होती है। और तभी वो लेडी बोलती है इसने हमें बहुत परेशानी से बचाया है। और तभी हमें दिखाते हैं जैसे वो ब्लड ड्रॉप को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, जो उसके साथी होते हैं जो लबादा पहने हुए होते हैं दोस्तों जिन्होंने फॉर्मेशन बनाया था, वो तभी उसके आगे घुटनों पे आ जाते हैं और घुटनों पर आने के साथ कहते हैं आपकी बॉडी में होली ब्लड को शामिल करने के लिए होली मैजन को बधाई। और तभी दूसरा बोलता है अब से उसकी बॉडी में महान दांव होंगे और गॉड्स झुकेंगे उसके आगे। और तभी तीसरा बोलता है सभी तरह के सब लोग आपके आगे झुकेंगे। उन लोगों की ये सब बातें सुनने के बाद में जो होली मैडन होती है वो अपने मन में सोचती है ब्लड एक्सचेंज और मैरो प्यूरिफिकेशन, इमोर्टल पाथ और जियान डाओ मार्शल आर्ट एक ही समय पर जियान युआन पहुंचे। फिर वो कहती है गॉड्स ने यह ना सोचा होगा कि यह उनकी मदर गॉड्स का ब्लड है। फिर कहती है जब मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूंगी तो क्या सभी गॉड्स मुझे मदर कहेंगे अपनी। और दोस्तों हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पे अपना हीरो जिन भी होता है जो कि एक खुद में बहुत बड़ा गॉड है, क्योंकि ये दुनिया जो बनी है सब जिन के ब्लड के द्वारा बनी है और उसके स्पिरिचुअल पावर के द्वारा बनी है। वो उसकी बात को सुनने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है क्या ये वो ब्लड नहीं है जो मेरी चोट के कारण गिरा है। जैसे वो इसे सोचता है तभी वो एकदम से होली मैडन के पास में आ जाता है और उसके पास आकर उसको देख रहा होता है और उसको देखते हुए एकदम से कहता है आपने इस तरह की चंचलता को कैसे एब्जॉर्ब किया है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि दूसरे आपको मदर कहें, लेकिन मुझे बताइए मुझे आपको क्या कहना है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि होली मैडम तो अपने मजे में थी, लेकिन जब उसकी आवाज आती है उसके बगल में अपने हीरो जिन की तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो देखती है पलट के ये कौन है। और वो जैसे उसको अपने बगल में देखती है एकदम से अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और निकालने के बाद में उससे डॉज होके पीछे हो जाती है और डॉज होने के बाद कहती है आप कौन है, तुम मेरे पास कब आ गए। फिर गुस्से में उससे कहती है क्योंकि आप देखते हैं कि आपको क्या नहीं देखना चाहिए तो इसीलिए अब तुम मरो। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी दोस्तों में दिखाते हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती है, वो जो करना चाहती है वो कर ही नहीं पा रही होती है। तभी वो अपनी बॉडी को इस तरह से हरकत करते हुए देख के अपने मन में सोचती है क्या चल रहा है, मेरी बॉडी अपने कंट्रोल से बाहर क्यों है। और तभी वो अपनी इस तरह की हरकतों को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है और हीरो के सामने आके खड़ी हो जाती है। और फिर हमको दिखाते हैं वो अपने हीरो के आगे आके घुटने के बल पे आ जाती है और घुटने के बल आने के बाद में कहती है फादर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये उसकी बॉडी वर्क कर रही है, वो नहीं कर रही है। और तभी वो एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है मैं हूँ। तभी अपना हीरो जिया गुजियान उसके पास आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके पास आकर बोलता है तुम कौन हो। और दूसरी तरफ वो होली मैडन वहीं पे बेचारी गिरी घुटने के बल बैठी हुई होती है और तभी हमको दिखाया जाता है होली मैडन उसकी तरफ बहुत घूर के देख रही होती है और घबरा भी रही होती है और अपने मन में सोचती है क्या यह गॉडीज व्यूक्सियान के ऊपर के इमॉर्टल गॉड हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने दिल की गहराई से उनके सामने सरेंडर क्यों करूं। और तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो उसके पास आ जाता है और उसके पास आने के बाद में उसके माथे पर अपनी फिंगर से पॉइंट करता है और अपने मन में सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ब्लड का ऐसा असर होगा, अचानक एक एक्स्ट्रा बेटी का होना काफी तकलीफदेह है। और जैसे वो उसके माथे पर अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करता है उसके पास से बहुत स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगती है और तभी हमको पता चलता है ये जो इसके अंदर एक्टिविटी हो रही है यह इसकी गुलाम है। और दूसरी तरफ होली मैडन वो इस तरह की अपने हीरो की पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम ढीली हो जाती है और बोलती है यस मास्टर मैं हूँ। और दोस्तों
दोस्तों शायद अपने हीरो ने कोई स्किल करा है जिससे कि उसको पता चले कि इसकी बॉडी के अंदर कौन आ गया है। और तभी वो उसको बताती है मैं आपको डैड क्यों ना बुलाती या कैसे एक गुलाम लड़की बन जाती। और तभी हमें दिखाते हैं जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाता है और तभी वहीं पे बैठ जाता है और उसकी बातें सुन रहा होता है और सुनते हुए उससे बोलता है आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रही हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो होली मैडन अपने हीरो से कहती है मैं लिंग मोक्जी हूँ, मेरा सरफेस ऑक्यूपेशन एक एक्टर है और साथ ही बहुत ज्यादा उदास होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो एकदम से बोलता है ओहो ये एक औरत स्टार निकली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह ठीक दिखती है। और दोस्तों वो उसकी मौज ले रहा होता है और तभी ये कहने के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो जो होली मैडन होती वो घबरा जाती है और वो पीछे हटने लगती है। तभी हीरो उससे बोलता है डरो मत, बस आपको मेरे ऑर्डर को मानने की जरूरत है। और तभी वो जो लेडी होती है अपने मन में सोचती है यह खत्म हो गया, मैंने अपनी मासूमियत को 20 से अधिक वर्षों तक बनाए रखा है और आज मैं इसे खोने जा रही हूँ इस जगह पर। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों वो ये मन में सोच ही रही होती तभी अपना हीरो उसके एकदम फेस के पास आ जाता है। तभी वो होली मैडन उसको इतने पास आने के बाद में अपने मन में सोचती है वो मेरे इतने करीब आ गए, वो भी इतने ज्यादा हैंडसम लगते हैं, उनको देखो तो मैं भी दिखने में इतनी बुरी नहीं हूँ। और साथ ही ये सोचने के बाद में शर्मा रही होती है। वो अपने मन में ये बात सोच ही रही होती है तभी उतने में जो अपना हीरो होता है जिया गुजियान वो उसके पास आ जाता है और उसके माथे पर फिर से अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर को टच करता है, मतलब पॉइंट करता है दोस्तों। और पॉइंट करते हुए उससे बोलता है आप इस मेथड का यूज करके म्यूटेंट डीमन को थोड़ी देर में ही ठीक कर लेंगे। फिर वो उससे कहता है प्रायश्चित के रूप में नेचर में छोड़े गए सामान्य क्रिएचर की ओर लौटे। होली मैडन अपने हीरो की इतनी पावर को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है ये वह सिर्फ एक उंगली से मुझे गोंग दे सकता है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तभी दोस्तों वो उसके माइंड में जो भी स्किल उसको ट्रांसफर करनी होती है, जो भी करनी होती है वो उसको कर देता है। और तभी करने के बाद पलट जाता है और जाते हुए उससे कहता है बस इतना ही है, अगर मेरे को आपसे बाद में कुछ काम होगा तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। वो उसको जाते हुए देख के कहती है क्या वो बस ऐसे ही चला गया? मतलब इनके दिल में तमन्नाएं जाग रही दोस्तों, वो कुछ नहीं पाया इसीलिए बेचारी उदास हो गई है। जब अपना हीरो वहाँ से चला जाता है जो होली मैडन होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है आपने मुझे आज्ञाकारी बनने और इसके लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा था, एक लड़की को चौंका देने और लोगों को खनन कर देने में क्या अंतर है। और तभी दोस्तों वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कोई चलता हुआ आगे की ओर आ रहा होता है। तभी वो कहता है जियारू यह स्पेशल डे है आज। फिर वो कहता है मैं कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ। और तभी दोस्तों ये कहने के साथ में ही वो एक रिंग बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, बताओ मुझे। और दोस्तों हमें बाद में पता चलता है ये जो हरकत करी होती है ये कोई और नहीं झाओ चेंगपेंग ने करी होती है और वो मिस यिन के आगे घुटने के बल बैठ गया होता है उसको प्रपोज करने के लिए और मिस यिन को प्रपोज कर रहा होता है। तभी मिस यिन उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में एकदम से कहती है झाओ चेंगपेंग क्या तुम सपना देख रहे हो? और वो थोड़ा घबरा के पीछे हो जाती है और सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। प्लीज गाइस मेरा आप लोग सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।